मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ कारोबार बचा है आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। देखते हैं किन लेवल्स पर होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन है बट थोड़ा सुस्ती वाला है। अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार थोड़ी नरमी में है, तो इस नरमी को कैसे समझना है और बजट से पहले क्या ये नरमी ठीक है, ये समझेंगे अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं समय की बड़ी बातें क्या है सर? बड़ी बात यही दीप की कल की तेजी को आगे बढ़ाने का काम किया है पहले सत्र में बाजार में, और पहले सत्र और दूसरे सत्र में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें काफी नजर आ रही जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले तो ये कि ऊपरी स्तर से 125 पॉइंट फिसला, लेकिन 75 पॉइंट नीचे इस वक्त निफ्टी आपको है कल की क्लोजिंग से 21,650 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये दिन के लोएस्ट लेवल की तरफ इस वक्त बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले। बैंक निफ्टी 45,400 के आसपास है, हल्के नुकसान के साथ 45 पॉइंट नीचे है। ऊपर में 45,650 के आसपास का जो रुकावट का लेवल है वहीं पर पहुंचे, वहां से एक थोड़ा सा कमजोरी वाला एक्शन भी बनता हुआ दिखा। सपोर्ट भी अच्छे लेवल्स पर लेता हुआ दिखा है। 45,265 के आसपास, 275 के आसपास सपोर्ट भी लिया है। निफ्टी अभी अपने सपोर्ट लेवल की रेंज से ही शुरुआत करता हुआ दिख रहा है 21,650 के आसपास। सेंसेक्स अब 400 अंक नीचे, 0.5% का नुकसान आपको यहाँ पर नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अभी भी तेजी पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा दूर है। छोटे शेयरों में अभी भी तेजी का रुझान बरकरार है। 0.5% की तेजी आपको लगभग यहाँ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो अब 1% ऊपर है। मजबूत क्या है? ऑटो, सरकारी कंपनियों के शेयर दोनों ही बड़ी तेज रफ्तार में, तो मेटल और आईटी भी मजबूत है। तो ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होने वाले दो सेक्टर मेटल और आईटी दोनों में अच्छी तेजी बनती दिख रही है। ऑटो और सरकारी कंपनियां ये भी आज तेज आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर 50 अंकों का नुकसान है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, 1 पॉइंट के आसपास। यूरोप में रुझान खरीदारी की तरफ है, हल्की फुल्की तेजी का। ये है अब तक का कारोबार। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा बाजार का एक्शन इस समय। थोड़ा समझाइए अनिल जी, आज की अच्छी शुरुआत थी, सारे क्यूज हमारे फेवर में थे, ऐसा कुछ खराब नहीं था। तो आज की ये जो अब सेकंड हाफ में थोड़ी सुस्ती है, कैसे देखने कल, क्योंकि अच्छा एक्शन था इसलिए, या फिर अब बड़ा इवेंट आ रहा है, फेड पॉलिसी है, बजट है, इसलिए बाजार भी थोड़ा कॉशियस मूड? दो चीजें हैं दीप जो आज के बाजार में काम की। पहली चीज तो ये कि 21,850 के आसपास जहां से आपने करेक्शन देखा था, और जिस दिन बड़ा डीप 450 पॉइंट का निफ्टी में आया था, जहां से बड़े करेक्शन, बड़े डीप कट की शुरुआत हुई थी, वो 21,851 का हाई था, और लगभग वहीं के उसके आसपास 21,812-13 पर पहुंचकर आप रुके हैं। तो आज सुबह भी हम यही बात करते थे कि जिस दिन 21,850 आपका पार हो जाएगा, आज का स्टॉप लॉस भी वही दिया था, करेक्ट? तो आप खतरे से बाहर हैं, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है, ये बाजार ने समझाया। और ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। बजट तक थोड़ी बहुत ये माहौल रहेगा भी। जब कमजोरी है तो खरीदारी भी एग्रेसिव आती है, मजबूती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी एग्रेसिव आती है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कमज़ोर था, सुबह खुलते ही गिरने का काम किया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को एक तरह से 45,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 45,275 तक पहुंचा भी। लेकिन मज़े की बात देखिए दीप की, सेकंड हाफ में अब बैंक निफ्टी कमज़ोर होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अगर आज होता तो बड़े लंबे समय बाद एक बदलाव आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है, बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी भी है, करेक्ट? लेकिन जो भी हो, बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर होना भी एक रिलीफ की बात है। नहीं तो अब तक का ट्रेंड, कल तक का, इनफैक्ट आज फर्स्ट हाफ तक का ट्रेंड यही है कि कमज़ोरी है तो बैंक निफ्टी बेचो, मजबूती करनी है तो निफ्टी बेचो। इस पर हल्का सा बदलाव आने की कोशिश हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बदलाव हो गया। दोनों आप चार्ट एक बार इंट्राडे के साथ में लाइए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक बार लाइए, तो इससे थोड़ा आप अंदाजा लगेगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत। देख रहे हैं हम किस तरह से मिड सेशन के बाद से बैंक निफ्टी धीमे धीमे बेहतर होता हुआ दिखा है। सो अब आपको करना क्या है? करना ये है 21,575, 21,650 आप इस सपोर्ट जोन में घुस रहे हैं, ठीक है? ये सपोर्ट जोन, करेक्ट? इस सपोर्ट जोन में आप घुस रहे हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की धीमे धीमे खरीदारी करने का वक्त है, धीमे धीमे हल्की फुल्की, ठीक है? ऊपर में 21,750, 735 ही है बेसिकली, यूँ समझिए 21,725, 21,800 समझ लीजिए। इस 75 पॉइंट की रेंज में आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। 21,725, 21,800, क्लियर है? ठीक है, ये आपके लिए क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी 45,375 के आसपास से, यहाँ कुछ मत कीजिए, आज के लो पे भी कुछ मत कीजिए। आपको अगर कुछ करना ही है तो 45,150 की रेंज में आएगा, तब आपको बैंक निफ्टी खरीदना है। ओके, क्लियर है?
ठीक है। ऊपर में 45,550 45,650 की रेंज में आएगा तो थैंक यू वेरी मच। बस ये सिंपल, ये 2 लेवल को याद रखिए, जो पहले आ जाए कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए। 45,000 45,150 आए तो हल्की फुल्की वहाँ खरीदारी कीजिए। 45,500 650 आए तो प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए या शॉर्ट करके वापस नीचे खड़े हो जाइए। समझ गए सर। 725 के ऊपर निकल के टिकेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सेम निफ्टी में 21,575 21,650 सपोर्ट जोन है, इसमें हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। 21,725 21,800 ऊपर में ब्रेकआउट का 21,850 के ऊपर निकल कर टिक गया तो समझ लीजिए ब्रेकआउट हो गया। दोनों लेवल भी ब्रेकआउट के आपके पास हैं, सपोर्ट के भी पास हैं। पहले जो आए कॉन्ट्रा ट्रेड कर लीजिए, सिंपल। एकदम जोर से घटेगा नहीं, तेज़ी से भागेगा नहीं। 1-1.5 दिन अच्छी तेज़ी हुई है। अब जैसे ही लोग मूड में आते हैं सप्लाई आ जाती है, जैसे बेचने के मूड में आते हैं खरीदारी आ जाती है। ये जरूर हमने पिछली सीरीज से जो सीखा है अभी तक लेके चल रहे, क्योंकि सीरीज बदली है, महीना नहीं जनवरी अभी भी चल रही है। एक दिन और जनवरी में जो कुछ सीखा है जनवरी में रहने दे। फरवरी की सीरीज भले शुरू हो गई हो तो कभी कभी कुछ लर्निंग कुछ लेसन ऐसे होते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं चल गया जनवरी। ओ आई नो, खत्म ही नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स यस, बट ठीक है। चलिए, बट एक्शन भरपूर रहा है और ये इस समय बाजार पर अनिल जी की राय आपको आती हुई 650 के जस्ट नीचे। बजाज फाइनेंस से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, नंबर्स आए थे बजाज फिनसर्व के थोड़े और कल बजाज फाइनेंस के। दीप आप देखिए बजाज फाइनेंस सुबह कोई भी खराब बोलने को तैयार नहीं था और हमारा अंदाजा था कि 5% घटना चाहिए, 4 से 5%, 3 से 5% की रेंज में, इतना तो कम से कम कटाना चाहिए और एग्जैक्टली आज उतना ही गिर रहा है। नहीं गिर रहा है। चलिए, ये है बाजार का एक्शन इस समय। आइए, अरमान और कुशल भी तैयार हैं खबरें, नतीजे और इवेंट्स लेकर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व के 2 नंबर्स आ चुके हैं, बट निफ्टी से अभी भी 2 कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज लैब और साथ ही L&T भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करने बाकी हैं। M&M फाइनेंस सर्विसेज, साथ ही वोल्टास, एस्ट्रल और कोरोमंडल इंटरनेशनल समेत SRF के नंबर्स पर भी नजर रखिए। धामपुर शुगर मिल्स का बायबैक आज बंद होने वाला है। साथ ही सांगी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अंबुजा सीमेंट की तरफ से जो ओपन ऑफर दिया गया था इसके लिए, वो भी आज बंद हो जाएगा। US फेड की 2 दिनों की आज बैठक जो है आज से शुरू हो जाएगी। यूरोप के लिहाज से चौथे तिमाही का जो GDP आंकड़ा है प्रिलिमिनरी रिलीज का, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। और IMF की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर आज शाम 6:30 बजे से। साथ ही कल के दिन में नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से मारुति सुजुकी और सन फार्मा के नंबर्स पर नजर रखिए। F&O स्पेस से 11 कंपनियां हैं। चुनिंदा नामों में अंबुजा सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर्स, IDFC लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है। चंबल फर्टिलाइजर भी फोकस में है, इसका बायबैक कल बंद होने वाला है। साथ ही होनासा कंज्यूमर, यहाँ पर 90 दिनों का जो एंकर लॉक इन है वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। नोवा एग्रीटेक नया IPO, इसकी लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन में। और साथ ही RBI की मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू भी होगा, जिसके अंतर्गत अधूरी KYC वाले जो फास्टैग है वो भी 31 जनवरी के बाद नहीं चलेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स जो 2 दिनों की फेड की पॉलिसी शुरू होगी आज, वो कल उसका फैसला आता हुआ दिखेगा। उसके बाद अंत में 1 फरवरी यहाँ पर पूरे देश को इंतजार रहेगा अंतरिम बजट का, तो वहाँ पर तो हमारा फोकस रहने ही वाला है। साथ ही नंबर्स के लिहाज से भी अर्निंग्स हेवी डे होने वाला है। निफ्टी के लिहाज से टाइटन, अदानी पोर्ट समेत अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स पर नजर रखिए। F&O स्पेस से 8 कंपनियां हैं, AB कैपिटल, बाटा, एम्फेसिस, एबट इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। जनवरी महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे आपको 1 तारीख को। साथ ही टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की जो कीमतें हैं वो ऑन एन एवरेज करीबन 0.7% से बढ़ाती हुई नजर आएंगी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि नतीजों के साथ साथ इक्विटी शेयर वारंट जारी करने पर, यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। BLS ई सर्विसेज, इसका IPO जो आज से खुला है वो 1 तारीख को बंद हो जाएगा। एक्स डेट है CSC हैवेल्स इंडिया के डिविडेंड की, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के राइट्स इशू की। और अंत में ग्लोबल इवेंट 2 और है, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है और साथ ही यूरोप का जो जनवरी महीने का CPI आंकड़ा है उसके भी प्रिलिमिनरी रिलीज आते हुए दिखेंगे 1 तारीख को। बहुत सारा एक्शन है, चलिए इस पर है हमारी नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी है? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले IPO अपडेट्स। BLS ई सर्विसेज, जहां पर अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 7.5 गुना के आसपास आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 25 गुना, NII की 11 गुना और अगर QIB की बात करें तो 2 गुना से ज़्यादा वहां पर होता हुआ दिखा है। नतीजों में बजाज फिनसर्व यहाँ पर मुनाफा इनका लगभग 21% बढ़कर आया है। आय में लगभग 33.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। ग्रॉस NPA, यहाँ पर ग्रॉस NPA या फिर नेट NPA दोनों यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं। नेट NPA 0.31% से बढ़कर 0.37% पर QOQ बढ़कर आता हुआ दिखा है। अरविंद लिमिटेड मुनाफा 10% बढ़ा है। आय में 5% की गिरावट है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, 9.4% से इंप्रूव होकर 11.4% पर आते हुए दिखे हैं। KPIT टेक
यहाँ पर मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी है, आय लगभग 5% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 20% से इंप्रूव होकर 20.6% पर आते हुए दिखे हैं। राने ब्रेक की बात करें तो मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है, 9.2 करोड़ का मुनाफा था, 10 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में लगभग 4.5% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। सिम्फनी यहाँ पर मुनाफा लगभग 39 करोड़ का जो था वो 41 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में 10.5% 11% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। अपार इंडस्ट्रीज मुनाफा लगभग 28% बढ़कर आया है। आय में भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत आपको जो बढ़त है वो आती हुई दिखी है। 3,917 करोड़ का जो आय थी वो बढ़कर लगभग 3,990 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। स्ट्राइड्स फार्मा कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी जो 82 करोड़ का घाटा था उसके बदले 54 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है आपको, 13.4% से बढ़कर लगभग 18.7% पर आते हुए दिखे हैं। L&T यहाँ पर 10,000 से 15,000 करोड़ की रेंज में इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जाइडस लाइफ भारत में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक इन्होंने दवा लॉन्च की है। रॉयल ऑर्किड गुजरात में इन्होंने एक नया होटल वो खोला है। पेट्रोनेट कंपनी ने कहा है कि मार्च 2025 तक दहेज प्लांट की क्षमता का वो विस्तार करेंगे और उसके बाद बढ़कर 2.25 करोड़ टन हो जाएगी। और एनटीपीसी जो कि अगर अब कल भी खबर आती हुई दिखी कि महाराष्ट्र सरकार ने कई सारे जो है प्रोजेक्ट हैं उसमें इनको भी ये भी लगभग उसमें 80,000 करोड़ का निवेश करेंगे। और ब्लॉक डील के हिसाब से एनएचपीसी है जिसमें 80 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। तो ये वो सारी खबरें जिन पर आज है भरपूर एक्शन। बाजार खुलने के बाद कुछ नतीजे, कुछ खबरें आई है। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है, स्वागत किया जाए उनका। सबसे पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करके चलना है जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में, जो कि अभी करंटली 758-759 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अनिल जी ये स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार है। मेटल स्पेस में हम वैसे भी एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे थे और ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। 775 रुपए का अनिल जी यहाँ पहला टारगेट रहेगा, जो कि मुझे लगता है आज ड्यूरिंग द डे या फिर कल ओपनिंग तक देखने को मिल सकता है। और अगर वो टारगेट्स हासिल होते हैं अनिल जी, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 800 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी करें करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस के तौर पर 752 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और एक तेजी का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करके चलने की सलाह है। आपके लिए जेएसपीएल मेटल्स में आज वैसे भी बढ़िया समय चल ही रहा है और खरीदारी की राय आ रही है। 800 के टारगेट्स अब इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव अच्छी दिख रही है, सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी भी कॉल है तैयार। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 58 रुपए 50 पैसे, 58 रुपए 60 पैसे। 58.50, 58.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर। ओरिएंट पेपर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक वन वे तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और ये सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ओरिएंट पेपर में यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 54.50, 55 के पास का है, तो 55 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ओरिएंट पेपर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 63 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 65 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें ओरिएंट पेपर। ओके, ओरिएंट पेपर है, खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई। 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का इरादा रखते हैं। सुमित जी थोड़ी देर में नितिन जी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। नितिन जी भी आपको देने वाले हैं एक बेहतरीन कॉल। आइए उनसे भी जानेंगे थोड़ी देर में कि क्या है उनको पसंद है थोड़ी देर में। तो ये है अब तक का पूरा डीएलएफ, इस पर रखिए नजर। 800 का लेवल इसने क्रॉस कर लिया आज फिर से। 4% ऊपर डीएलएफ ट्रेड कर रहा है। बढ़िया मोमेंटम अक्रॉस रियल एस्टेट दिख रहा है, बट डीएलएफ डेज हाई पर है। एक बार बंसल जी से डीएलएफ पर बात की जाए। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर। 800 के लेवल पर आ गया फ्यूचर्स में डीएलएफ, देखें इसे सर। जी दीपांशु, 800 के लेवल पे आया है। पिछले 4 दिनों के हाइस के ऊपर भी साथ में निकला है। 790 का एक पिवट भी तोड़ा है। तो जिनके पास है होल्ड करें। 777 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए 815, 822 के टारगेट के लिए।
815 और 822 ये हैं आपके लिए टारगेट्स। डीएलएफ इस पर करनी है खरीदारी। महानगर गैस, एमजीएल इस पर भी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। ऑयल एंड गैस पिछले 2 दिनों से स्टार ऑफ द शो बना ही हुआ है और एमजीएल पर रखिए नजर। पिछले 5 मिनट में एक फ्रेश खरीदारी की मूव भी इस पर बनती हुई दिख रही है। कुणाल जी से एक बार एमजीएल की चार्ट का चेक करवाते हैं। कुणाल जी गुड आफ्टरनून। देखते हैं सर, एमजीएल 1450 के ऊपर ऑयल एंड गैस में एक्टिव है और एमजीएल अभी और एक्टिव हो रहा है सर। देखिए बहुत ही जबरदस्त चार्ट है दीपांशु। लगातार स्टॉक में एक अपट्रेंड हमने देखा है, बड़ा जबरदस्त अपट्रेंड अभी भी चल रहा है और पिछले कुछ सप्ताह में देखिए स्टॉक ने बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और डिप्स में अब नई खरीदारी के बारे में सोचें। तो जिनके पास पोजीशन है मेरी राय में 1425 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। गिरावट आती है तो फिर मेरी खरीदारी की राय। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय महानगर गैस में आती हुई दिख रही है। बढ़ते आगे, नितिन जी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने का इरादा है? अनिल जी, इसमें ट्रेड अपडेट भी होगा। 12:30 बजे के शो में मैंने दिया था 21,700 की कॉल ऑप्शन 158 के आसपास। अभी 137 138 है। तो हमारा इस समय भी अगर कोई ट्रेड लेना है तो टारगेट स्ट्राइक 21,700 होनी चाहिए और 21,700 की कॉल ऑप्शन ही होगी, पुट ऑप्शन नहीं है, जो अभी 138 में मिल रही है। तो अगर आपने 12:30 बजे लिया है शो देख के और उस समय 157-58 था, अभी 138-39 है, तो 120 का स्टॉप लॉस रख करके आप होल्ड करें। और अगर आप नया ट्रेड ले रहे हैं इस लेवल पे, आपने वो ट्रेड नहीं लिया है, तो आप इस लेवल पे 140 के लेवल पे 21,700 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस अगर नया ट्रेड ले रहे हैं तो 119 रखिएगा। 120 या 119 यही स्टॉप लॉस बनेगा, सिमिलर स्टॉप लॉस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 140 अभी है और यहाँ से इसका 180 से 200 का टारगेट आपको मिलना चाहिए। क्लोजिंग में 1 घंटे बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में बाउंस आ जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नैस्डैक में भी पॉजिटिव है, रोल ओवर भी लॉन्ग है, इंट्राडे में हल्की करेक्शन मिली है बिफोर बजट, तो हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 21,700 की कॉल 140 पे खरीदें, 119 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट 180 और उसके ऊपर निकलती है तो 210। ओके, 180 और 210 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। निफ्टी का कॉल ऑप्शन 21,700 का खरीदना है। ये बताइए नितिन जी, ये मन नहीं होता आपका खरीदने का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन? आज तो थोड़ा ठीक करने की कोशिश तो कर रहा है देखो। जी, बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स कंपैरेटिवली ज्यादा है और मैं थोड़ा फोकस आज निफ्टी पे ही करके बैठा हूं, तो मैंने सारे डेटा बैंक निफ्टी के नहीं देखे हैं, तो इसलिए निफ्टी की ही कॉल मैं अभी दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो खाली पूछा है सर। मैंने थोड़ा बेचारा आज बैंक निफ्टी बड़े दिनों बाद कम गिर रहा है, नहीं तो रोज ज़्यादा गिरता है, आज कम गिर रहा है। आज निफ्टी के कंपैरिजन में, वो भी सेकंड हाफ से, सुबह सुबह तो कमज़ोर था ही। चलिए फिलहाल नितिन जी की राय निफ्टी पर खरीदारी करने की, 21,700 का कॉल ऑप्शन 140 में लीजिए, 119 का स्टॉप लॉस, 180 और 200 तक के लक्ष्य के लिए करनी है आपको खरीदारी। आईटीसी नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद आपने देखा स्टॉक पर दबाव भी रहा है। जरा एक बार स्टॉक आपके लिए ले आए। सुबह सुबह गिरा है 10 रुपये, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2% के आसपास की गिरावट रही है। क्या वजह है आईटीसी में कमजोरी की नतीजों के बाद, और ब्रोकरेजेस अब आईटीसी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जान लिया जाए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही थी कि हाई बेस पे थोड़े कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे थे कंपनी के। 5% की ग्रोथ लेके चल रहे थे, आई में सिर्फ 2% की ग्रोथ आई। ग्रॉस मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पर भी देखें तो 3% से मुनाफा इस क्वार्टर में गिर कर आते हुए दिखा, अनुमान से काफ़ी कम। और यहाँ पे मार्जिन 38% के लेके चल रहे थे, उसके सामने सिर्फ 36.5% के आसपास आते हुए दिखे। कंपनी ने जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस दी है उसमें सिगरेट वॉल्यूम्स अगर देखें तो 2% का डिक्लाइन आते हुए दिखा है। अनुमान था 2% बढ़कर आने का, उसके अगेंस्ट डिक्लाइन आया है, गिर कर आया है, जो एक बड़ा नेगेटिव कंपनी के लिए फिलहाल दिखा है। हालांकि हाई बेस पे ये नंबर्स आए हैं और 4 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे वॉल्यूम की तो आपको 5% की नजर आएगी सिगरेट्स में। प्रीमियम कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मास सेगमेंट में थोड़ी कमजोरी इस क्वार्टर में आती हुई दिखी। एफएमसीजी में दूसरे एफएमसीजी कंपनीज की तरह यहाँ पर भी अनुमान से कम ही नतीजे आते हुए दिखे। सिर्फ 8% की ग्रोथ रही, 12% का अनुमान लेके चल रहे थे। हालांकि जो मार्जिन से एफएमसीजी के वो थोड़े सुधर कर आते हुए नजर आए। होटल कारोबार में
बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आए, रिकॉर्ड रेवेन्यूज आते हुए दिखे कंपनी के लिए, और मुनाफे में भी देखे तो करीबन 60% की बढ़त आपको नजर आएगी। पेपर और एग्री कारोबार में जो कमज़ोर मांग हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट फिर से इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। अब ब्रोकरेजेस का यही मानना है कि ये क्वार्टर थोड़ा हाई बेस पे आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से सिगरेट वॉल्यूम्स डिक्लाइन इस क्वार्टर में रहे। और मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में इंडिकेट भी किया था कि सिगरेट वॉल्यूम्स थोड़े कंसोलिडेट होते हुए कुछ क्वार्टर्स में आपको नजर आएंगे। 7 में से 6 ब्रोकरेज हाउस ने अपने लक्ष्य को घटाया है, और अब अगर आप लक्ष्य की रेंज देखेंगे तो वो 480 से 520 रुपए की है। तो लक्ष्य में थोड़ी कटौती हुई है, क्योंकि सिगरेट के वॉल्यूम्स थोड़े कंसोलिडेट होते हुए दिखे, 2% गिरकर आते हुए दिखे। जो अनुमान था वो 2% बढ़कर आने का था। ओके, तो कमज़ोर वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट की ये थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिखी है आईटीसी पर, और इसी के चलते पेपर बिजनेस भी थोड़ा ढीला रहा है। एफएमसीजी रेवेन्यू में भी मामला ढीला था। खाली एक होटल छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग होटल आउटस्टैंडिंग। ओके, आईटीसी से मिलते जुलते जो जैन साहब के पसंद के स्टॉक हैं, जरा आईटीसी के रिजल्ट के बाद जो आईटीसी की वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव आई, जैन साहब बाकी स्टॉक्स पर आपकी कोई राय, गोडफ्रे, वीएसटी वगैरह जो आप ट्रैक करते हैं? नहीं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं ये है कि प्रीमियमाइजेशन जो हो रहा है ओवरऑल, मतलब प्रीमियमाइजेशन, भाई वो आप बंसल जी वाले प्रोडक्ट में हो या सिगरेट्स में हो, सब में है। मतलब अल्कोहल हो और ओवरऑल एफएमसीजी का सबका यही रहा कि इवन जो उनके प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स, उनमें सब में रूरल इंडिया में भी वो देखने को मिला है। उसका एक रीजन हो सकता है। बट दूसरी बात और जो है, मार्जिन गिर के आए हैं, थोड़ा बेस हायर था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और बाकी स्टॉक्स देखिए ऑलरेडी वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जैसे है, गॉडफ्रे की अगर बात करें तो वहां पे ऑलरेडी वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो सिगरेट पर से मुझे सस्ता लगता है ये पूरा सेक्टर ही। और वीएसटी इंडस्ट्रीज हो, वो एक साथ बड़ी चाल दिया। और ओवरऑल होटल्स का बिजनेस अच्छा है। पेपर, मैंने आज सुबह भी पेपर की बातें की थी और लास्ट वीक भी की थी, तो मुझे लगता है कि बहुत डरने वाली बात नहीं है। सर्टेनली टारगेट्स कम हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने कम किया है, बट आईटीसी कैन बी अ गुड बेट। और यहाँ पे करेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है इन अ स्टैगर्ड वे। यह है आपके लिए राय इस वक्त आईटीसी पर। एक मासूम सा सवाल आ गया इस पर मेरे, आईटीसी का इतना बढ़िया बेहतरीन विश्लेषण जो जैन साहब ने किया उस पर, तो जैन साहब तो दे ही सकते हैं, उनको तो देना ही है जवाब। जैन साहब के अलावा भी आप कोई और दे पाए आप में से तो ज़रूर कोशिश करें, प्रेफरेंस उसे दी जाए। एक बंसल जी सवाल तो सुनो, पहले हाथ खड़ा कर दिया। अरे ये लो कुणाल जी भी, अरे सवाल एक ऑब्जेक्शन अनिल जी जैन साहब की अच्छा। स्टेटमेंट पर। अनिल जी कौन सा, क्या ऑब्जेक्शन है बताइए? मेरा भी अनिल जी ऑब्जेक्शन। अनिल जी जैन साहब ने मतलब कि सिगरेट को कंपेयर करा अनिल जी लिकर से। अनिल जी अच्छा, मतलब कि दो चीजें बड़ी अनिल जी बहुत ही अलग है, सिगरेट और लिकर दोनों अलग हैं। वो तो पता है जैन साहब को, हेल्थ के लिए नॉट गुड है, बट दोनों में मतलब कि अनिल जी जमीन आसमान का फर्क है। अनिल जी इफ यू गो टू अ डॉक्टर पूछता है डू यू स्मोक, आप बोलो यस, तो इमीडिएटली बोलता है कि भैया इसको छोड़ दो। आपसे पूछता है डू यू ड्रिंक, तो पहले फिर पूछता है कि आप बोलते हो ओकेजनली, तो बस होता है एक ही चीज होती है कि एवरीडे शुड नॉट बी ओकेजन। अनिल जी तो थोड़ा बहुत तो डॉक्टर भी अलाउ कर देता है, बट स्मोकिंग को अलाउ नहीं करता अनिल जी। दोनों में अनिल जी फर्क है। तो ऑब्जेक्शन अनिल जी रजिस्टर करा जाए और सुबह। हाँ अनिल जी ऑब्जेक्शन वैलिड है मेरा। अच्छा ओके, सस्टेन्ड अनिल जी, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। हाँ ओके चलिए ठीक है। हाँ कुणाल जी आपको क्या ऑब्जेक्शन है? अनिल जी देखिए, मैं तो बंसल जी की छवि को बचाए रखने के लिए अनिल जी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बंसल जी के प्रोडक्ट्स इन्होंने कहा स्पेसिफाई नहीं किया, तो अनिल जी बंसल जी के प्रोडक्ट्स तो अनिल जी मंगलदीप जो अगरबत्ती है जो कि आईटीसी बनाती है, तो अनिल जी बंसल जी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये मानकर चले, तो इसलिए केवल लिकर के साथ उन्हें जोड़ना उनकी छवि के लिए उचित नहीं है अनिल जी। ऐसा ही क्या, जो चीज़ दिखा दिखा के करेगा आदमी उसी के बारे में तो आप बात करेंगे। अगरबत्ती तो लगाते हो, कभी फोटो खिंचा के डाली नहीं सोशल मीडिया पे इन्होंने, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा भाई दबे, ये जो प्रीमियम क्या बोला, प्रीमियमाइजेशन, हाँ, तो ये मेरा सवाल है, जैन साहब के अलावा कोई जवाब दे तो अच्छी बात है, नहीं तो जैन साहब तो देंगे। ये कैसे होता है? मैं प्रीमियमाइजेशन मतलब बड़ी सिगरेट छोटी से बड़ी या ज़्यादा महंगी, मतलब कैसे, साइज से होता है या कीमत से? जी बंसल जी। अनिल जी कीमत से होता है। 20-20 रुपए की एक सिगरेट जो आदमी खरीदेगा अनिल जी, प्रीमियम सिगरेट ही है।
ये 20 रुपए की सिगरेट खरीदने वाले लोग अनिल जी 10 रुपए का मतलब कि जब भरी गर्मी में आंवला महंगा हो जाता है तो खरीदते हुए इन लोगों को जोर आता है, बट 20-20 रुपए की सिगरेट खरीद लेते हैं। और सस्ती वाली सिगरेट अनिल जी मतलब कि लोअर दाम की होती है। हाँ तो समझ गया। बहुत फर्क है अनिल जी दाम का। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल, इतना बढ़िया समझाया। मैं वो पुराना वाला आपका समझ गया, जैसे आपने पुराना समझाने की कोशिश की मुझे कि लीकर और सिगरेट में क्या फ़र्क है, वो अब मेरे को समझ में आ गया कि हाउ लीकर एंड सिगरेट इज़ अनरिलेटेड, बोथ आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। लाइक जैसे कि सिगरेट और अभी कौन सा आंवला बताए, हाँ ये भी था, आंवले का कहाँ से है? अच्छा, लेकिन ये 20 रुपये में आती है। सुमित जी, आपको पता था 20 रुपये में आती है? नहीं अनिल जी, मैं इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी मेरा नॉलेज नहीं है अनिल जी। अच्छा, तो मतलब दूसरों का नॉलेज है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ अनिल जी, बंसल जी का नॉलेज तो बहुत अच्छा है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो जैन साहब की तरफ से आपके लिए राय आती हुई इन सारे सिगरेट स्टॉक्स पर, आईटीसी पर पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने रखी नूपुर ने। ये है एक्शन आज इस काउंटर में होता थोड़ा कमजोरी की तरफ। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल है, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। एफएमसीजी काउंटर स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1141 रुपए फ्यूचर्स के अंदर 1141। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 5 दिनों से ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 1151 1152 का है, तो 1151 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1131 इसका पहला टारगेट होगा, 1121 इसका दूसरा टारगेट होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम प्ले के लिए 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करे टाटा कंज्यूमर 1121 के टारगेट्स के लिए। ओके, टाटा कंज्यूमर बड़े दिनों बाद आया है बेचने के रडार पर। बेचा भी ऐसा जा रहा है कि पूछे मत, पूरा लिफाफा लेवल आ गए। 1141 में बेचे, भले भाव 1139 का चल रहा है, आप 41 तक इंतज़ार करें। हो सकता है लिफाफा लेवल पे बेचे तो आपके मुनाफे के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1151 का स्टॉप लॉस, 1141 और 1121 के टारगेट के लिए। एक सवाल मेरा आया है जिसका जवाब कुणाल जी को देना पड़ेगा, क्योंकि कुणाल जी अपने आप को इन सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं गांव दुनिया के, इनका सबका अपना नेता समझते हैं अपने आप को। वो ये लोग माने नहीं माने अलग बात है, वो तो समझते हैं। तो कुणाल जी, ये कोई ऐसा पैटर्न, इसका कोई नाम ऐसा नहीं होना चाहिए सुमित जी के लिफाफा पैटर्न पे, ऐसा सुमित जी का नाम ऐसा कोई ऐसा पेटेंट करवा दिया जाए कि जिसमें इस तरह के 1151 का स्टॉप लॉस, 1141 में बेचो, जो भी 1131 1121 के टारगेट। तो ये जो लिफाफा लेवल वाली जो ये परंपरा सुमित जी ने शुरू की है, उस पर कोई ऐसा इनके नाम से ताकि मतलब आने वाली 10-20 पीढ़ियों तक सुमित जी का नाम अमर हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते अनिल जी, ये जो टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में इनका योगदान है अनिल जी, ये बहुमूल्य अनिल जी। और इसके लिए डेफिनेटली इनकी सराहना होनी चाहिए। इनके नाम से अनिल जी एक पूरा पैटर्न होना चाहिए। लेकिन मुझे केवल एक चीज की जरूरत है अनिल जी, वो है रियल लिफाफा विद शगुन। तो अभी मैं आ रहा हूँ मुंबई, अगर ये शगुन के साथ लिफाफा मुझे भेंट करेंगे तो निश्चित रूप से अनिल जी ये काम मैं कर दूंगा इनका। बिल्कुल। और लिफाफा का मैं आपको बता दूं, चूंकि अब जब बात निकली तो लिफाफा कितना देना है जिससे काम हो जाए वो भी मैं बता दूं। अभी जो 1151 का स्टॉप लॉस दिया है वही लिफाफा का होगा आपका 1151 पे स्टॉप लॉस ट्रिगर। सुमित जी ने दे दिया तो ठीक, तो 1151 का स्टॉप लॉस ट्रिगर सुमित जी के नाम का कभी कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा। ठीक है कुणाल जी, मंजूर है? अनिल जी अब मंजूर है, इसके अलावा विकल्प नहीं है। और अगर अनिल जी 501 का भी लिफाफा दे दें तो मैं तो काम कर दूंगा अनिल जी। अरे वैल्यू मैं उतना ज्यादा अनिल जी चूजी नहीं हूँ, 501 का लिफाफा दे दें तो भी काम हो जाए। अरे इतनी वैल्यू गिराओ मत, मैं तो 1151 दिलवा रहा हूँ। अच्छा सुमित जी सोचो 1151 रुपये में 8-10 पीढ़ी तक नाम अमर हो जाएगा आपका। जी सुमित जी। अनिल जी, मैं जर्मनी वाले के डायलॉग से और जर्मनी वाले पर्सन से बहुत प्रोत्साहित हूँ। तो जब तक जर्मनी का नंबर नहीं आएगा तब तक ये सब नंबर भी नहीं आएंगे। चलिए बढ़िया है, नंबर आ चुका है, लग चुका है और जुड़ भी चुके हैं सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज वैसे तो निफ्टी में गिरावट है, बट 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। और स्टॉक देने से पहले एक अनिल जी अपडेट है। कल के दिन मैंने दिन भर में 8 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे। 3 तो एसपीएल मिड कैप में, 2 ये सदाबहार सिटी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स में, और शाम के शो में भी 3 स्टॉक रिकमेंड करे थे। तो मोरलेस सभी स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, बट एक स्टॉक का जिक्र करना जरूरी है, केफिन टेक्नोलॉजी, जो कल मैंने एसपीएल सेगमेंट में 560 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। आज एक बहुत अच्छी तेजी देख रहा है। 600 के ऊपर के भाव इसके आगे हैं, तो वो कमाल कर रहा है। बाकी सीमेंट स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे हैं। हेडलबर्ग भी मैंने कल दिया था, जो आज सुबह कई बार चर्चा हुई है उसकी। तो अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अभी। बहुत ही बढ़िया। तो पहला बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, पहली बार ही रिकमेंड करने जा रहा हूँ। एक नया स्टॉक आया है रडार पे। स्टॉक का नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग, जो अभी 845 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में है। मेनली ये सोलर रूफटॉप जो सेगमेंट, जिसकी अभी चर्चा हो रही है कुछ दिनों से, जब से ये श्री राम महोत्सव हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनाउंस करी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाएंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एक कंपनी हो सकती है। इन्होंने इस सेगमेंट में एक स्कॉर्पियस ट्रैकर नाम की एक कंपनी को भी हाल ही में एक्वायर किया, जो कि एक इनोवेटिव सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। इस सेगमेंट में जबरदस्त इनके पास ऑर्डर बुक है। 1100 करोड़ के ऑर्डर बुक है, प्लस 600 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए L1 है, तो टोटल 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हाल ही में एनएचपीसी का एक कारगिल में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए भी इनको ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट मिला है। तो इस तरह की कंपनी है। इसके अलावा इनका ईवी लीजिंग का भी कारोबार है, जिसमें ये 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लीज कर चुके हैं। और इनके पास इरेडा और पीएफसी से 1500 करोड़ की उस सेगमेंट के लिए क्रेडिट लाइन है, जिससे अच्छी ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। और एक और सेगमेंट जो एक कंपनी उतरने जा रही है, वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सेगमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने जा रही है, जिसमें अर्बन यूटिलिटी कार, 2 सीटर कार बनाएगी पहले, फिर ईवी 3 व्हीलर, ईवी 4 व्हीलर। और इन्होंने इसके लिए एक यूएस में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप भी एक्वायर किया है हाल ही में। और वाइब्रेंट गुजरात जो अभी हुआ था, उसमें 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताए हैं। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले कुछ सालों में। मतलब 5-fold टर्नओवर में इंक्रीज की बातें हो रही है 2-3 सालों में। तो इस तरह का दमदार पोटेंशियल है। बाकी दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। रिजल्ट हाल ही में आया, 12 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 2 करोड़ का लॉस था। और ये कंपनी छोटी कंपनी है, बट जेपी मॉर्गन की भी कवरेज लिस्ट में है। और 2-3 क्वार्टर्स पहले इसमें कई अच्छे नाम ने इन्वेस्ट किया, जैसे निखिल वोरा है, 6 सेंस वेंचर्स के, फिर असनिर ग्रोवर जो भारत पे के नाम से पॉपुलर है, फिर आपके प्रतीक गंडोत्रा जो ड्रोन कैपिटल वाले हैं, उन्होंने सबने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 950 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 815 रुपए का। जेंसोल इंजीनियरिंग कि 815 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय। आइए सेठी साहब, दूसरा स्टॉक। अली जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, अगेन सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। मैंने कल नोवोको विस्टास और हाइडेलबर्ग सीमेंट रिकमेंड किया था। आज उसी सेगमेंट से एनसीएल इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, जो अभी 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी है। सीमेंट की इनकी कैपेसिटी है 27 लाख टन की। नागार्जुना सीमेंट नाम का ब्रांड है और 1800 डीलर्स है इनके साउथ इंडिया में। तो इस तरह की कंपनी है। बाकी जो इनका बिल्डिंग मटेरियल वाला सेगमेंट है, उसमें इनके ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं। कुछ जर्मनी की कंपनी के साथ इनका टाई अप भी है। और इनके 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है, जिसके लिए इन्होंने कैप्टिव पावर इनके पास है, प्लस एक्स्ट्रा पावर का डिस्कॉम्स के साथ पीपीएस भी किया हुआ है। और वैसे भी सीमेंट सेक्टर फोकस में है। हम नतीजे देख रहे हैं जो भी आए हैं अभी तक, चाहे वो मंगलम है, श्री दिग्विजय, नोवोको विस्टास जो कल आए नतीजे, फिर अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, सबके नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के भी नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए इस क्वार्टर के। और जिस तरह का हम ट्रैक्शन देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रियल एस्टेट, हाउसिंग में, तो उसका एक डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता लगता है। 14-15 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि बाकी के सीमेंट स्टॉक 40-50 के मल्टीपल पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह है एनसीएल इंडस्ट्रीज में फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 250, स्टॉप लॉस ऑफ 231। तो ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर करें आप खरीदारी। सीरी साहब की राय। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए फिर 2:30 बज चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी।
50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स अनिल जी, और एकदम फ्लैट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। आज शाम को ऑफ कोर्स एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है और कल आएगी फेड की पॉलिसी। एशिया में ठीक ठाक कारोबार था, चीन अपने हाल में था, बट अदरवाइज बाकी एशिया उतना खराब नहीं था। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार चल रहा है, कच्चा तेल दायरे में है, रुपया भी दायरे में है। हमारे बाजार ऑफ कोर्स नरमी दिखा रहे हैं। सेंसेक्स में अब थोड़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। सर बताएं क्या करना है। दीप, थोड़ा सा मामला कमजोरी का बना है। 21,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब आगे, जहाँ 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 21,600 21,700 पर थोड़ी पुट राइटिंग जो अब थोड़ी सी ट्रैप होती हुई दिख रही है। सो मेरा ये समझना है थोड़ा सा कमज़ोर और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट जोन में आ रहा है मार्केट, ऐसा नहीं। तो नीचे की और ऊपर की रेंज दोनों ही 2-3 दिन में टेस्ट कर लिए। नीचे में आपका आप देखिए 24 तारीख यानी 3 सेशन पहले आपने 21,137 का लो बनाया है और आज आपने 21,815 का हाई बना दिया है। तो मतलब आप समझ लीजिए 700 पॉइंट आपके 3 सेशन में आ गए। सो थोड़ा सा करेक्शन होकर वापस बीच में आ रहा है। मेरा ये समझना है 21,450 21,550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसमें एंटर कर रहा है निफ्टी। वहाँ पर आपको फिर से खरीदारी हल्की फुल्की आती हुई दिखेगी, तो टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहें। आपको खरीदना कमजोरी में ही पड़ेगा। कल 400 पॉइंट ऊपर बेचने का मन नहीं था, आज 200 पॉइंट ऊपर नीचे खरीदने का मन नहीं करेगा। तो लेकिन यही मार्केट है, अभी क्या करेंगे आप। तो अगर खरीद पाएँ तो ठीक है, नहीं तो नीचे के लेवल का इंतजार करें। पहली चीज़ ऊपर में वापस वही है 21,650 750 की रेंज में आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है थोड़ा कमज़ोर कम था, लेकिन 45,150 की रेंज में आए तो ही खरीदिए, उससे पहले नहीं। ऊपर में 45,475 या 45,500 45,650 की रेंज समझ लीजिए, वहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। डेटा भी यही बता रहे हैं। तो थोड़े से जैसे आज लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे फंसती हुई दिखिए। इसमें 45,500 पे पुट राइटर फंसे हैं बैंक निफ्टी में, 45,300 400 पर भी फंसे हैं। वैसे ही निफ्टी में 21,700 21,600 पर पुट राइटर थोड़े से फंसते हुए दिखे हैं। लेकिन निचले लेवल पर सपोर्ट लेवल के आसपास आज बाजार मौका देगा, वहाँ पर आपको नीचे में खरीदारी करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करिए। बजट सामने है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रह सकती है बजट के पहले, उसका ध्यान में रखते हुए। वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसका थोड़ा ध्यान में रखना है, बट अदरवाइज ऐसी कोई परेशानी है नहीं। कुछ नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। अर्निंग्स तो फ्रंट एंड सेंटर फोकस बना ही हुआ है। आइए फिर नूपुर से बात करते हैं और वोल्टास इसके बारे में बात करते हैं। नूपुर बताइए कैसे रहेंगे वोल्टास के नंबर्स, आज ही आने वाले हैं नतीजे? बिल्कुल नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है, क्योंकि समर सीजन के पहले स्टॉकिंग होती है डीलर्स के पास, जिसकी वजह से जो क्वार्टर 3 के नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के आय देखें तो अनुमान ये है कि 22% से इस क्वार्टर में बढ़कर करीबन 2,460 करोड़ के आसपास आती हुई दिख सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 53% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। मार्जिन्स में भी आपको 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा, 4% से सुधर के 5% होते हुए दिखेंगे और मुनाफा इस बार 87 करोड़ के आसपास आते हुए नज़र आ सकता है। बेस में एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से पिछले साल की जो इसी समय की तिमाही थी, कंपनी ने करीबन 110 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। सीजन से पहले स्टॉकिंग से वॉल्यूम्स में भी 20% की बढ़त की उम्मीद है। यूपीसी सेगमेंट जो कंपनी का सबसे बड़ा ईसी सेगमेंट है, उसमें 18 से 20% की आय में बढ़त लेके चल रहे हैं। ईएमपीएस के कारोबार में भी देखें तो 35% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। यूपीसी के कारोबार के जो मार्जिन है वो 8% रहने की उम्मीद है। जो कंपनी का एक और सेगमेंट है बेको, वहाँ पर भी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे। तो अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है वोल्टास से, क्योंकि सीजनली ये क्वार्टर स्ट्रांग होता है स्टॉकिंग के चलते समर सीजन से पहले। तो ये है आपके लिए वोल्टास जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत है सर। वोल्टास और बाकी स्टॉक्स पर, वाइट गुड स्पेस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। नंबर्स ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक में कुछ ज़्यादा एक्शन है नहीं इस बार। ऑफ कोर्स विंटर्स भी हैं तो थोड़ा वहाँ पर भी उनके सेल का इम्पैक्ट होता है, बट क्या राय रखते हैं सर इस काउंटर पे? दीप, मुझे लगता है कि अभी काफ़ी तेज़ी कर चुका है स्टॉक और इन जनरल हम देख रहे हैं कि मार्केट में खासकर मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी और कुछ समय से मैं कह भी रहा हूँ कि आई एम अ कॉशियस बुल। सामने बजट है, हालांकि वो इंटरिम बजट है, बट फिर भी एक इवेंट है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ्रेश बाइंग करें, जिनके पास है होल्ड करें। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये क्वार्टर ठीक रहना चाहिए वाइट गुड कंपनीज के लिए। कुछ समय पहले मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे, जिसमें सिम्फनी था, जिसमें वाडीलाल था और जिसमें वर्लपूल था। तो वाइट गुड स्पेस में मुझे लगता है वर्लपूल काफ़ी नीचे गिरा पड़ा है, तो अगर कोई 3 से 6 महीने की पर्सपेक्टिव से लेना चाहता है तो
वर्लपूल में एंट्री कर सकता है, जो स्टॉक में तेजी अभी नहीं बनी है। मुझे लगता है वर्लपूल के नंबर्स भी रीजनेबली ओके होने चाहिए, मगर फिलहाल वोल्टास में मैं फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये है वर्लपूल पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से। अब एक सवाल है चोपड़ा साहब के लिए और चोपड़ा साहब के सारे सहयोगियों के लिए जो इस वक्त स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब भी और हम 5 बाकी हैं, सुमित जी, बंसल जी, कुणाल जी, हुमांशु जी और जैन साहब। और ये सवाल आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है, ऑप्शनल है नहीं है। सवाल ये है कि क्या एफएनओ के स्टॉक्स की संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ में जो जवाब देना चाहते हैं कृपया अपने हाथ खड़े करें। कुणाल जी, आपने हिम्मत की, तो क्या मैं बाकी का ये मान लूं कि बाकी सब लोगों की ना है? लगी रहा एफएनओ के स्टॉक्स की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? चलिए फिर भी हाथ खड़ा करवा के देख लेता हूँ। क्या नहीं बढ़नी चाहिए? सुमित जी, जैन साहब, हिमांशु जी, चोपड़ा, ओके सब। हाँ ओके, एक कुणाल जी हैं बस। कुणाल जी ऑड मैन आउट। लेकिन कुणाल जी डोंट वरी, यू आर नॉट ओनली ऑड मैन आउट, देयर आर मेनी मोर एक्चुअली। तो आइए हमारी अगली स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया। और मैं सारे हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ जल्दी से मुझे एक्स पर पोस्ट करें, यानी कि पुराना अपना जो ट्विटर है चिड़िया वाला, उस पर ट्वीट करें और बताएं कि क्या वायदा कारोबार में एफएनओ के स्टॉक्स की संख्या बढ़नी चाहिए, जितने हैं उतने ठीक, या और बढ़े। ये जवाब आप मुझे जल्दी से लिख के भेजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है। क्यों पूछ रहा हूँ? हमारे सूत्रों के मुताबिक म्यूचुअल फंड ने सेबी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शेयरों की संख्या बढ़ाने की गुजारिश की है और साथ ही ये भी कहा है कि लिक्विडिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ उपायों को और लागू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उनका मतलब क्या निकलता है, ये सारी डिटेल्स लेकर म्यूचुअल फंड और सेबी और एक्सचेंजेस के कार्यकलापों पर बड़ी पैनी नज़र रखने वाले हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त तैयार। ब्रजेश, 6 में से 5 लोगों ने बोला ना, अब आप बताइए आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, रिपोर्ट ये कहती है कि हाल ही में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सेबी के साथ एक बैठक की थी और ये बैठक इस मामले पर थी कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में जिस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं कोई लिक्विडिटी की दिक्कत तो नहीं होगी। बैठक इस मामले पर थी। वहाँ पर कई सारे फंड हाउसेज ने सेबी को ये सलाह दी और बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो शेयरों की संख्या है अभी, उसकी संख्या को बढ़ाने के उपाय किए जाएं। अगर आप देखें तो करीब साल भर पहले करीब 200 थे, प्रिसाइजली 195 के आसपास शेयर थे एफएनओ सेगमेंट में, जो कि घटकर इस वक्त 183 शेयर हैं एनएसई पर। और देखें तो पिछले साल 2 साल में जो लिस्टेड कंपनियां हैं भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी एफएनओ वाले जो शेयर हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि सेबी इस मामले पर भी विचार कर रहा है काफ़ी दिनों से कि इनके लिए एंट्री का क्राइटेरिया किस तरह से कड़ा किया जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का आर्गुमेंट ये था कि अगर एफएनओ वाले शेयरों की संख्या बढ़ेगी तो लिक्विडिटी बेहतर होगी और म्यूचुअल फंड्स के लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान होगा। तो एक ये बड़ा जो है डिमांड रखी गई है म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से। दूसरी जो बड़ी डिमांड रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो मार्केट कैप का क्राइटेरिया है, जो मौजूदा क्राइटेरिया यह है कि मार्केट कैप के लिहाज से जो टॉप 100 हैं उनको लार्ज कैप माना जाता है और उसके नीचे 101 से लेकर के 101 के बाद जो है वो मिड कैप होते हैं और फिर 275 और 250 और उसके बियॉन्ड स्मॉल कैप होते हैं। तो इनकी जो लिस्ट है इसमें भी 25-25 जोड़ करके इसको आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर सजेशन ये है कि जो लार्ज कैप का अभी कैलकुलेशन होता है मार्केट कैप के लिहाज से 1 से लेकर 100 तक, इसको बढ़ा करके 125 कर दिया जाए। इसी तरह से जो मिड कैप का होता है उसको 126 से बढ़ाकर 275 कर दिया जाए और स्मॉल कैप के लिए 276 एंड बियॉन्ड। ओके, हालांकि सेबी ने अभी इस पर कोई अपना फाइनल व्यू नहीं बनाया है, लेकिन ये डिमांड जो है इंडस्ट्री की म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से 2-3 चीजें आप कह रहे रखी गई है। अभी जैसे अभी 183 शेयर हैं वायदा कारोबार में एनएसई में। हाँ। पहले 200 होते थे, करीब 200 थे। हाँ, तो एक तो ये बढ़ाओ। कितने? ये है कि कम से कम आप अब देखिए, वैसे तो आप कहते हैं कि भाई टॉप 500 में से आप चूज करते हैं एफएनओ वाले, तो ये है कि कम से कम आधा तो हो।
या और जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। पुराना जो 200 था वहां तक तो पहुंचाओ, 250 हो जाए तो बहुत बढ़िया। चलिए, पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये कि लार्ज कैप शेयरों को टॉप 100 को न माने, 125 को माने, 125 को मांगे। और ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी बाजार में बड़े बदलाव हों, ये जो करंट पैमाना ऐसा ना हो जाए कि ये फिक्स आप हमेशा के लिए इसको फिक्स करके ना रखें, बल्कि समय समय पर इसको रिव्यू करते रहें, ताकि जो ज़रूरत है इंडस्ट्री की, अगर उनको रिशफल करना हो, रीबैलेंसिंग करनी हो, तो उसके लिए पर्याप्त गुंजाइश रहे। अभी मिड कैप में 101 से लेकर 250 तक है। हाँ, मतलब 100 से, जी हाँ, 100 से लेके पहले 100 तो आपका लार्ज कैप हो गया, फिर 101 उसके बाद वो मिड कैप शुरू हो जाता है। तो अब वो 126 से शुरू करके 275 तक ले जाए, मिड कैप के ले जाएंगे। तो बेसिकली एक ये कि लार्ज कैप में थोड़ी जगह और बढ़ जाए, मिड कैप में थोड़ी जगह और बढ़ जाए, ये सेबी चाहती है। कोई विशेष टिप्पणी आपकी? फंड हाउसेस चाहते हैं। हाँ, फंड हाउसेस, सॉरी फंड हाउस। सेबी तो चाहती है, सेबी को क्या है, सेबी तो कर ही देगी। अच्छा, जैन साहब की तरफ से विशेष टिप्पणी इस पर? जी जैन साहब। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, फर्स्ट 100 कंपनीज आर लार्ज कैप्स एंड सेकंड 150 कंपनीज आर मिड कैप्स। एंड आप देखिए, मिड कैप में अगर टॉप कंपनी है जो, वो है हीरो मोटोकॉर्प, और उसकी भी आज मार्केट कैप 80,000 करोड़। और आप देखिए टोरेंट फार्मा, जो कि इस बार ग्रेजुएट की है, उसमें लार्ज कैप में है, तो वो भी आज 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली है। और स्मॉल कैप में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो इमामी है, जो कि 20,000 करोड़ की मार्केट कैप। ये मैं दिसंबर 31 को जो रिकैटेगराइजेशन के लिए एमपी की जो लिस्ट बनती है, उससे देख के, और हम लोग इसको काफी ट्रैक कर रहे थे अनिल जी इस बार, कि कौन ग्रेजुएट होगा, कौन निकलेगा। यूनियन बैंक का जैसे वो एंट्री लिया है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, ये लिस्ट थोड़ी सी जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो अच्छा कर रहा है, क्योंकि जैसे ब्रॉड बेस रैली है, 20,000 करोड़ की कंपनी, इंडिया का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया हो गया है कि 20,000 करोड़ की कंपनी भी स्मॉल कैप है। तो आज कई बार लार्ज कैप के वो 100 कंपनियां एकदम वो एफएनओ में, और जनरली आने के बाद मैंने देखा है कि उनका मूवमेंट कई बार वो फ्री टाइप का मूवमेंट नहीं रहता है, मतलब इसमें कॉल पुट और ऑप्शंस और ये सब ऊपर नीचे होते हैं। और प्लस कई ऐसी कंपनियां जो एफएनओ में है और वो बैन में जो आने की जो संख्या बढ़ी है, वो रीजन यही है कि वो जो स्मॉल कैप कंपनियां, जैसे मैं जीएनएफसी की बात करूं, चंबल की बात करूं, ये सब छोटे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। सो वी हैव टू रीवर्क ऑन इट। और इसके बारे में मैं काफी दिनों से, जब भी हमारे कई फोरम्स होते हैं हमारे, जैसे में कमोडिटी एंड इक्विटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन और ये सब जितने भी एनमी हैं, इन सब में भी काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है। और आजकल तो देखिए, वैसे भी जो दूसरा सेगमेंट आजकल कैश मार्केट में भी वो करवा देते हैं, क्योंकि आजकल नया एक प्रोडक्ट सबका आ गया है, तो उससे भी होता है। सो ओवरऑल 125 बढ़ाना और ये बढ़ाना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई और तरीका होना चाहिए रिकैटेगराइजेशन और कैटेगराइजेशन का। कई बार डेट्स लेके भी कंपनियों की बैलेंस शीट बड़ी हो जाती है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत हेवी डेट्स लेके कई कंपनियों की मार्केट कैप हो जाती है, बहुत हाई फी से मार्केट कैप बनती है, बहुत सारे सालों का एक एवरेज होना चाहिए। और ये लार्ज कैप मिड कैप का थोड़ा रिकैटेगराइजेशन के बाद हमने देखा कि इंडाइसेस भी अलग तरीके से चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक अलग ही चाल चल रहा है, मिड कैप एक अलग चाल। और सब में से अगर देखें तो सबसे ज्यादा आजकल लोग मिड कैप को सेफर मानते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप से जो घट के आती है कंपनी, वो मिड कैप में आती है, और जो स्मॉल कैप से बढ़ के आती है वो मिड कैप में पहुंचती है। तो आप देखिएगा पिछले डिकेड में 5x हुआ मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स और इंडेक्स को सबने बीट किया है। सो लेट्स सी, मतलब इस पे मैंने काफी अभी रिसेंटली काफी स्टडी की थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ अनिल जी। जैन साहब की तरफ से पूरी की पूरी राय। और जैन साहब, ये जान के काफ़ी लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी, जो बार बार आपकी इस क्षमता पर हमेशा संदेह करते आए कि जैन साहब को डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी याद रहती है। देख लीजिए, जैन साहब को बाकी डेटा भी सब ऐसे ही अच्छे से याद रहता है। लेकिन इस बीच पहले मैं कोरोमंडल के रिजल्ट आ गए हैं, और रिजल्ट आपके सामने जल्दी से रख दिए जाए। कमज़ोर नजर आ रहे हैं दीप रिजल्ट। ओहो, खास नहीं दिख रहे। आय 5,719 करोड़ का अनुमान था, आई है 5,400 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। मुनाफा 377 करोड़ के मुकाबले में सिर्फ 231 करोड़। बिल्कुल सर। ओहो माय गॉड, 6% नीचे स्टॉक, और 527 से घटकर 231 है। इनफैक्ट आधा हो गया है इनका मुनाफा, तो बहुत शार्प फॉल है। हमारा अनुमान भी था मुनाफा गिरेगा, बट हमने अनुमान लगाया था करीब 28-30% मुनाफा गिरेगा। उसके सामने मुनाफा इनका आधा हो गया, तो वो डेफिनेटली कंसर्न की बात है। आय भी आपका कमज़ोर आंकड़ा ही आते हुए दिख रहा है, और आय की गिरावट भी काफ़ी शार्प है। पिछले साल इसी समय में 8,300 करोड़ से ज़्यादा की आय थी, उसके सामने आपकी 5,460 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। तो कमज़ोर नतीजे
और अनुमान से भी कमज़ोर नतीजे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारा अनुमान था कि मार्जिन इनके स्टेबल रहेंगे। इनफैक्ट हमने एस्टिमेट लगाया था कि 9.4% से बढ़कर 9.7% रह सकते हैं। तो अब देखते हैं मार्जिन पिक्चर पर इनकी क्या राय रही है। मार्जिन का शार्प कॉन्ट्रैक्शन है अनिल जी, 9.4% के मार्जिन गिरकर 6.5% पर आपको आते हुए दिखे हैं। एबिटा घाटे से मुनाफे में आई है, माफ कीजिएगा, एबिटा घाटा ही आया है, एबिटा गिरकर आया, माफ कीजिएगा, एबिटा आया है बट एबिटा गिरकर आया है। 781 करोड़ का गिरकर 358 करोड़ सा है, 54% एबिटा में गिरावट है। तो आधा हो गया है आपका कामकाजी मुनाफा, आधा हो गया आपका मुनाफा, 34% आपकी रेवेन्यू गिरी है और मार्जिन भी आपके 9.4% से गिरकर 6.5% आए हैं। बेहद खराब ही नहीं अनिल जी, बेहद खराब नतीजा है। फालतू काइंड ऑफ वैसे रिजल्ट आए तो रिजल्ट बहुत ही खराब दिख रहे हैं। ये आपके लिए कोरोमंडल के आते हैं और स्टॉक बहुत ही नीचे 7% का बड़ा कट दिखाता हुआ। कुणाल जी चार्ट देखिए, राय दीजिए कौन से लेवल अगर कोई बचे हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए। तो देखिए इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी अभी तोड़ करके नीचे के लेवल्स दिखाना शुरू किया है। स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट मुझे 1040 के आसपास नजर आता है, 1040। ये रिसेंट स्विंग लो है जहां से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी थी। तो 1040 का स्तर टूट जाता है तो फिर इसमें आपको 3 डिजिट्स में वापस लौटते हुए शेयर नजर आएगा। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है 1040 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। ये लेवल टूट जाने पर आपको इसमें 920 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कमजोर चार्ट है, ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। कमजोर चार्ट है और चार्ट पर ब्रेकडाउन भी आपको आते हुए दिख रहा है। बहुत ही कमजोर नंबर से, रेवेन्यू लेड डी ग्रोथ है बट ऑपरेशन भी कमजोर है। टैक्स एक्सपेंसेस इनका कम हुए हैं तो उसका एक बार एक्चुअली फायदा हो सकता था कि बेस टैक्स एक्सपेंसेस ज्यादा है बट उसके बावजूद आप देख रहे हैं मुनाफे में काफी बड़ी गिरावट है। तो बहुत ही खराब नंबर्स कोरोमंडल के आपको आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक पे भी वैसा ही शार्प रिएक्शन और रिएक्शन इतना तेज है। 7% जनरली आमतौर पर फर्टिलाइजर शेयर घटते नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा लीडर है फर्टिलाइजर स्पेस का और इस तरह के रिजल्ट्स आए। एक बार जरा सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स पर भी नजर डाली जाए। एक बार जरा चंबल भी आपके सामने लेकर आते हैं धीरे धीरे। चंबल के रिजल्ट आने बाकी हैं, चंबल के भी आने बाकी हैं। तो चंबल के रिजल्ट आने बाकी है मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ, तो देखिए धीरे धीरे चंबल भी, एक बार जरा चंबल और कोरोमंडल दोनों का चार्ट एक साथ रखें तो मुझे अंदाजा लगे कि अभी गिरना शुरू हुआ है। सुबह से ही वैसे चंबल ऊपरी से हल्का तो होता ही दिख रहा है, लेकिन और कमजोरी। हाँ चार्ट ज्यादातर कमजोरी है। नेशनल फर्टिलाइजर, मद्रास, आरसीएफ, स्पिक, मैंगलोर सारे कमजोर सेम दिख रहे हैं। तो संभावना है कि मतलब जब सेक्टर लीडर के रिजल्ट्स आपको वीक आते हुए दिखें तो दूसरों पे। एक बार सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ हैं। सुदीप जी, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन बजट के पहले बनी हुई है चंबल वगैरह में तो क्या स्टॉप लॉस रखा जाए? क्या लॉन्ग पोजीशन से निकलने का वक्त है, प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या इंतजार करें? नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। जो हिसाब से चंबल के यदि हम चार्ट देख रहे हैं तो एक जो मूव आ चुका था नवंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक, वहां से हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन में थोड़ा ग्रेजुअल एक प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर देखा गया और अब स्टॉक बहुत दिनों से 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, ईएमए के नीचे भी सस्टेन कर, और अपने जो स्विंग सपोर्ट्स थे जनवरी फर्स्ट हाफ के, अब स्टॉक फॉर्मली अब उसके नीचे ब्रेकडाउन देने का ये जो रिजल्ट्स आए कोरोमंडल, उसके बाद भी ये जो दोनों स्टॉक्स में गिरावट है, तो मुझे लग रहा है चंबल में भी फ्रेश अगर तेजी किसी को करनी है तो 375 377 लेवल्स के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो ही करे, वरना एक बार ये जो 343-45 का जो जोन है, जो एक तरीके से एक ब्रेकआउट जोन था, फिर से मुझे लग रहा है ये लेवल को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। और कोरोमंडल का भी यदि ये चार्ट हम देखें तो कोरोमंडल में तो आज जो हिसाब से ये बड़ा कट आया है, तो मुझे लग रहा है कोरोमंडल में भी ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने जो सारा जो इन बिटवीन के जो सपोर्ट जोन्स थे जो पिछले 1.5-2 महीने के, उसके नीचे अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक ने अभी 200 डीएमए को भी तोड़ दिया, तो या थोड़ी और डाउन साइड कोरोमंडल में 1000 और 980 तक की मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 सत्रों में आ सकता है। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा दूर ही रहना चाहिए अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो, या किसी की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है तो एक बार एग्जिट कर देना, उसमें मुझे लग रहा है भलाई रहेगी फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो चंबल में से भी निकल जाएं, कोरोमंडल से भी निकल जाएं, नंबर से खराब, कमजोरी थोड़ी और बढ़ सकती है, ये राय आपके लिए आती हुई। देखिए डे लो पर ट्रेड करते हुए चंबल के नंबर्स नहीं आए बट हमारी टीम बता रही है कि चंबल में भी जो अनुमान है रिपोर्ट्स देखकर 34% रेवेन्यू गिरावट का ही अनुमान है।
अच्छा 6 तारीख को, अच्छा 34% रेवेन्यू गिर, मतलब ढीले ही आएंगे। वाह, इसमें भी इतनी रेवेन्यू गिरा है और उसमें भी इतनी ही रेवेन्यू। अच्छा, तो अनुमान दोनों का सेम ही है वैसा। करेक्ट। तो ये है आपके लिए चंबल का भी अनुमान, यानी कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर कोरोमंडल के खराब है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। ओके, ये है आपके लिए फर्टिलाइजर पर आए, बट इंफ्रा इस पर है नज़र, और देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कैप गुड्स कंपनी L&T के नतीजे आने वाले हैं आज। बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आते हैं, उसके बाद कॉन कॉल भी होती है, काफ़ी डिटेल्स भी निकल कर आती हैं। आज सुबह ही 10 से 15 हज़ार करोड़ का बड़ा ऑर्डर इन्होंने जीता था। एक बार समझते हैं कुशल के साथ और कितने बड़े ऑर्डर इन्होंने पिछली तिमाही में जीते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स के क्या एस्टिमेट्स लगाए हैं बाजार ने। कुशल बताइए L&T। बिल्कुल, तो लगातार आप देखिए L&T ऑर्डर विंस आते हुए दिख रहे हैं और इस बारी भी इस तिमाही में 65,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स यहाँ पर आने की अनुमान है। ऑफकोर्स नंबर्स के लिहाज से इसका रिफ्लेक्शन जिस तरह से कंपनी लगातार बढ़िया एग्जीक्यूशन करती आ रही है, 16.5% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू पर आती हुई दिखेगी। 54,100 करोड़ पर कंपनी अपनी टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 22% की ग्रोथ के साथ 6,175 करोड़, और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी करीबन 11.5% के हिसाब से करीबन 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हम यहां पर भी अनुमान लगाकर चल रहे हैं। वाई बेसिस पर मुनाफे के लिहाज से 33% की ग्रोथ के साथ कंपनी का मुनाफा पिछले साल करीबन 2550 करोड़ रुपए का था, इस बार ये बढ़कर 3400 करोड़ रुपए होने की एक्सपेक्टेशन है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आय में जो बढ़त है उससे कुल आय में बढ़िया फायदा होने की उम्मीद है। हैदराबाद मेट्रो से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर सुधार लगातार कंपनी का आ रहा है और कम कर्ज से कंपनी के मुनाफे में भी आपको बढ़ोतरी होने के हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बढ़िया ऑर्डर विंस हो रहे हैं, बढ़िया एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कंपनी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में भी पिछले कई महीनों से अब आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन वाला L&T नतीजों के लिहाज से। स्टॉक में आज भी 10 से 15 हज़ार करोड़ के ऑर्डर की खबर आई, लेकिन स्टॉक अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता दिख रहा है। बाजार भी इनके निचले स्तर पर 200 पॉइंट निकल गया। आई थिंक अब ये थोड़ा बजट कल लोगों के लिए समझना मुश्किल था 400 क्यों बढ़ा, आज समझना मुश्किल है 200 क्यों घटा। तो जब मुश्किल हो समझना तो आप समझ लीजिए कि समझने की कोशिश न करें, मार्केट ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। बजट निकल जाने दे, उसके बाद डिसाइड करें कि करना क्या है। चलिए, फिलहाल हम डिसाइड ये कर लेते हैं कि बजट में जाने से पहले बजट के दिन कमाई कैसे करनी है। बजट के दिन कमाई करने के 2 आइडिया मेरे पास है दीप, आप कहे तो एक करके बता दूं। बताइए। पहला आइडिया तो ये कि आप मार्केट में ट्रेड करें ना करें, लेकिन फिर भी आपको कमाने का मौका मिल सकता है। पूछिए कैसे? बताइए। ऐसे, सोना जीत कर, गोल्ड। सोना जीत के? यस। ओहो, ये क्या है? जी बिजनेस पर सुबह 7 बजे से हर घंटे आपको एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के जवाब में आपको सोना जीतने का मौका मिलेगा। तो ये है हमारा बजट बोनांजा। हर घंटे एक आसान से, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होगा, खुद को याद होगा। जैन साहब की तरफ तो ठीक नहीं, तो गूगल करके भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि समय भी पूरा मिलेगा। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, एक गोल्ड वाउचर जीतने का मौका। मालाबार गोल्ड की तरफ से हम आपको एक गोल्ड वाउचर देंगे। वो गोल्ड वाउचर आप जीत सकते हैं, यानी कि जब भी आप गोल्ड की शॉपिंग वॉपिंग करें, कुछ करें, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर घंटे आपको एक सवाल 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको मौका मिलेगा हर घंटे एक गोल्ड वाउचर जीतने का। इसके अलावा भी कई और सारे ढेरों आकर्षक इनाम भी हैं जो आने वाले हैं। तो इस बार हम आपके लिए, और इस बार हमने एक और ख़ास व्यवस्था ये भी की है कि पिछली बार हमने वो जो रखे थे ना, तो कुरियर में काफ़ी टूट फूट हो गई थी। इस बार हमने ऐसा सोचा कुरियर में टूट फूट वाले करने नहीं है। तो गोल्ड तो टूट भी नहीं सकता, वाउचर तो बिल्कुल ही नहीं टूट सकता, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक इसके अलावा जिनको मार्केट ही ट्रेड करना है उनके लिए हर घंटे एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी आएगी। हर आधे घंटे कमाई का ऑप्शन, यानी कि बजट का ऑप्शन हर 1 घंटे में मिलेंगे आपको। ऑप्शन के 2 बेहतरीन कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेड करना है उनके लिए पूरा मौका बनेगा बजट में हर घंटे ट्रेड करने का। क्या बात है सर। आइए, बजट में कौन कौन आपका साथ देंगे उन खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। शाम 4 बजे से 5 बजे के लिए होगा आपका एक विशेष पैनल, बजट बिग पैनल। उसमें रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया जी, मधु केला साहब, नीलेश शाह साहब देंगे आपका साथ 4 से 5 बजे 1 घंटे तक। बजट महासभा, इसमें हमारे साथ होंगे आनंद राठी साहब, नवनीत मनोज साहब, विक्रम कोटक साहब, ये 3 खास मेहमान। इसके अलावा जुड़ेंगे हमारे साथ अरुण गिरी, अजय बग्गा साहब, वरिंदर बंसल, टीपी ओसवाल साहब। ये सारे महानुभाव आपको बजट महासभा में, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार आपको होता है वो है बजट स्टॉक एक्सचेंज। देश के सबसे बेहतरीन दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ
बजट स्टॉक एक्सचेंज सजेगा जी बिजनेस पर। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर, सुमित जी, विश्वेश जी, हिमांशु जी और इनके अलावा सेठी साहब, जैन साहब, आशु मदान साहब और सिद्धांत सेदानी, ये सारे महानुभाव आपको देंगे दर्शन 1 फरवरी को बजट स्टॉक एक्सचेंज में अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ और रियल टाइम एनालिसिस। और जी बिजनेस पर बजट आपको क्यों देखना है तो खैर बताने सबकी ज़रूरत है नहीं, सरल और आसान भाषा में बजट का विश्लेषण यहाँ मिलेगा। ऐलानों के साथ जैसे भी ऐलान होंगे सही और सटीक विश्लेषण, रणनीति और एक्सपर्ट्स के दमदार कॉल, और इसी वजह से जी बिजनेस है बजट का लीडर। पिछले 5 साल से लगातार जी बिजनेस है नंबर 1, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब पर हो या फेसबुक, या चाहे आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लें, जी बिजनेस के साथ आप बने रहें, डटे रहें। आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में सारे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, चलिए, ये है बजट की हमारी पूरी तैयारी। और इसी पर मैं सोचा एक आसान भाषा की आपने बात करी, तो आसान भाषा में जो आप और बजट मेड इजी हमारे कैप्सूल्स दिखा ना, बजट इजी है। टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, एटीसी के बारे में आपने बात करी, एटीडी के बारे में सुबह बताया। अब अगर होम लोन लिया है तो उसका और एटीसी का कंबाइंड फायदा कैसे लेना है, आइए ये भी एक बार समझते हैं। घर खरीदना तो सबका सपना होता है और ये सपना पूरा करना आसान है नहीं, बहुत पैसे लगते हैं घर बनवाने में भी और खरीदने में भी। तो फिर आप क्या करते हैं, वही होम लोन लेते हैं, सब लेते हैं, आप भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। लेकिन होम लोन पर एक तो किस्त भरते रहो और किस्त में थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट जाता है और ढेर सारा ब्याज भी। बस यहीं पर आपके लिए टैक्स बचाने का एक फॉर्मूला है। सेक्शन 80C में आप जो भी होम लोन आपने लिया है और 1.5 लाख रुपए तक का आप प्रिंसिपल यानी कि अपने लोन का रिपेमेंट करते हैं, उसकी आप छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेक्शन 24B में एक और प्रोविजन है, आप जो भी ब्याज भर रहे हैं होम लोन पर, उस पर भी साल का 2 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, 2 लाख लोन अमाउंट। अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर समझिए आपने जिस घर पर लोन लिया है, आप ब्याज भी भर रहे हैं, अगर उसी घर को आपने दे दिया है किराए पर, है ना, तो अब किराए की जो इनकम आ रही है, अगर आपका इंटरेस्ट का पेमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो आपके किराए की इनकम और इंटरेस्ट का खर्चा सामने सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपकी इनकम हो जाएगी कम और टैक्स भी लगेगा कम। तो घर खरीदना चिंता की बात ज़रूर है, पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन टैक्स बचाकर आप अपनी टेंशन को थोड़ी कम ज़रूर कर सकते हैं। टैक्स बचाकर थोड़ी चिंता को आप कम कर सकते हैं। अगर होम लोन लिया है तो कैसे आप एटीसी का फायदा उठाएं और डबल बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं, ये आपके लिए आ रहा है डिटेल। अनिल जी ने बजट सरल भाषा में समझाया, ऐसी कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी अनिल जी आपको सरल भाषा में समझाएंगे। उससे पहले एक बार जुबलेंट इंग्रेविया को देख लेते हैं। इसके नंबर्स आए, काफी खराब नंबर्स आए। 90 करोड़ का मुनाफा आपके लिए 40 करोड़ से कम का रह गया है। काफी खराब मुनाफा आपको आंकड़ा दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू डी ग्रोथ भी हुई है कंपनी की। 1158 करोड़ की आय घटकर 966 करोड़ की आ गई है। तो रेवेन्यू गिरा है और उसका मुनाफे पर भी असर पड़ा है। 90 करोड़ का मुनाफा सिर्फ 40 करोड़ का रह गया है। यहाँ पर काफी खराब नंबर्स जुबलेंट इंग्रेविया के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। 5% नीचे अब जुबलेंट इंग्रेविया हो चुका है, तो उस पर प्रेशर बन रहा है। खराब नंबर्स का इस समय बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट काफी तेज फॉल नंबर्स आने के बाद इस काउंटर पर दिख रही है। कुणाल जी एक बार देखेंगे जुबलेंट इंग्रेविया का चार्ट सर। देखिए, क्लियर अंडर परफॉर्मर है ये दीपांशु, काफी अरसे से बाजार को और अपने पूरे पेयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेड हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 420 422 के आसपास नजर आता है, उन स्तरों की ओर स्टॉक पड़ रहा है, तो खरीदारी की राय बिल्कुल भी नहीं है। और कोई उछाल आता है तो इस स्टॉक से स्विच करके किसी अन्य शेयर में निवेश करने की राय। स्विच आउट कर दीजिए और कहीं और निवेश करिए, क्योंकि यहाँ पर तो परेशानी पड़ी हुई है। एसआरएफ यहाँ पर क्या हाल है? केमिकल क्या अभी भी परेशान है सेक्टर, या फिर कुछ ग्रीन शूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं? आइए जानते हैं आशीष के साथ। एसआरएफ के भी आज नतीजे आने वाले हैं। आशीष बताइए कैसे रहेंगे नंबर्स? बिल्कुल दीपांशु, जैसा कि आप बता रहे थे कि केमिकल स्पेस में नंबर्स आ ही नहीं रहे और इसी का असर देखने को मिल रहा है। अब देखिए
सिर्फ टॉप लाइन की बात करूं तो 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। जो कामकाजी मुनाफा है इसको अगर आप फॉरेक्स जो एडजस्टमेंट है 15 करोड़ के आसपास का, इससे एडजस्ट करके भी देखेंगे तो 23% की गिरावट, यानी जो एबिटा आपके पास पिछले साल 850 करोड़ के आसपास था, इस बार घटकर 654 करोड़ का अनुमान है। एडजस्टेड बेसिस पर मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 24.5% से घटकर 20% देखने को मिलेंगे और टोटल मुनाफे में भी 36% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 511 करोड़ से घटकर 325 करोड़ की यहाँ पर गिरावट है। और आप एग्रोकेमिकल्स सेगमेंट में देखें या रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में देखें, थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हर पैमाने पर किसी भी आधार पर देखें, कैसे भी देखें, नतीजे जो है एसआरएफ के कमजोर आएंगे। एसआरएफ के कमजोर नतीजे आने वाले हैं। चोपड़ा साहब, नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, केमिकल्स अभी भी परेशानी दिख रही है। थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स लास्ट टाइम आए थे, बट इस बार कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं है केमिकल से। दीप, जितने भी केमिकल एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज हो, एसआरएफ हो, नवीन फ्लोरीन हो, दीपक नाइट्राइट हो, इन सब में मुझे लगता है कि 1 से 2 तिमाही तक एक्यूमुलेशन करना चाहिए। काफ़ी गिरावट हो चुकी है और जब कई बार होपलेसनेस का माहौल होता है तभी लेने का टाइम भी होता है। तो मुझे लगता है गिरावट में इन कंपनीज को निबलिंग शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केमिकल सेक्टर डाउन एंड आउट हो गया है। कई बार फेजेस आते हैं। हमने पीछे देखा था कि जो इनपुट कॉस्ट थे वो बढ़ गए थे क्योंकि चाइना से ज़्यादातर रॉ मटेरियल वहाँ से आता था, लॉजिस्टिक्स इशूज़ थे, शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी थी, तो इस कारण से सभी कंपनीज ने राइट ऑफ लिया। बट मुझे लगता है कि केमिकल क्षेत्र अच्छा करेगा। 1 से 2 तिमाही शायद वो पेशेंस टेस्ट कर रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो निबलिंग शुरू करें, वो लेना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, और ये अच्छी कंपनीज लें। डेट जिस पे डेट ओवरहैंग है वो कंपनियां ना लें। और मुझे लगता है एसआरएफ जिसका आप नाम ले रहे हैं इंडस्ट्री लीडर है और अपने आप में दिग्गज कंपनी है, तो थोड़ा थोड़ा करके लेने में कोई बुराई नहीं है गिरावट में। तो जब भी गिरे थोड़ा सा बाय करें। तो अभी फिलहाल डेफिनेटली मूड नेगेटिव है और हो सकता है आपको गिरावट भी दिखे, मगर गिरावट में लेने का है। और अगले 1 से 2 तिमाही तक मुझे लगता है ये परेशानी रहेगी। उसके बाद नॉर्मल सी आनी चाहिए, दोबारा से केमिकल स्पेस ठीक चलना चाहिए। ओके, तो 2 क्वार्टर अभी भी रहेंगे। एक अच्छी चीज़ ये इन सारे केमिकल स्टॉक्स के बारे में, सबको पूरा भरोसा है 2 क्वार्टर के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पिछले क्वार्टर में भी और उसके पिछले क्वार्टर में भी ये भरोसा था 2 क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। हर बार ना, क्योंकि चोपड़ा साहब हर बार मामला आगे सरकता रह रहा है 2 क्वार्टर का, वो पूरा वैसे ही हो रहा है ये 2 क्वार्टर बाद ठीक हो जाएगा वैसा है। स्टॉक्स हैं जिन्होंने परेशान किया जी मैं इंक्लूडिंग मैं कहूँगा टाटा मोटर्स जी, तो कितने तिमाही तक आगे की बात हो रही थी और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि टाटा मोटर्स आएगा 900 के भाव के लगभग, अब आज 5% ऊपर भी था। तो ऐसा होता है, कई बार पेशेंस टेस्ट की जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वालिटी कंपनीज, डेट फ्री कंपनीज और इन कंपनीज में आपको रिवाइवल जरूर दिखेगा। और मेरा ये मानना है थोड़ा सा ओवरऑल अभी मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ ही है, तो सेक्टर रोटेशन अभी केमिकल की तरफ जाएगा नहीं जाएगा कहना बहुत कठिन है, पर जाएगा जरूर क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी है इसके पीछे भी। परफेक्ट। आइए बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 242 रुपए 50 पैसे, 243 रुपए, 242.50, 243 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL। ABFRL में एक अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। 250, 251 यह भी इसका ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटने के बाद ही फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 251 के स्टॉप लॉस से ABFRL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 234 पहला टारगेट होगा, 230 दूसरा टारगेट होगा, तो बिकवाली करें ABFRL। बिकवाली करें यहाँ पर 242 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पर कमजोरी का रुझान बनता दिख रहा है, ऊपरी स्टोर से थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ दिखा है। 251 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचना है, 234 और 230 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे। ऑर्किड फार्मा है वो स्टॉक जो सुर्खियों में 20% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा है, लॉक है अब इस वक्त खराब बाजार में भी। क्यों?
बता रही हैं नुपुर, क्या हो गया ऐसा आज ऑर्किड फार्मा में? नुपुर बताएं। बिल्कुल सर, कंपनी को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से एक एंटीबायोटिक के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि इंडिया की पहली ये एंटीबायोटिक होने वाली है जिसका नोवेल इन्वेंशन हुआ है और इसे अब अप्रूवल मिलता हुआ यूटीआई और निमोनिया के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी माइक्रोफाइबल रेसिस्टेंस में भी इसका उपयोग होता है। स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है? क्योंकि कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नंबर्स में भी देख लेते हैं और जो कंपनी ने ये इन्वेंशन किया है उसकी वजह से कंपनी को रॉयल्टी भी मिलती हुई नजर आएगी। पहली बात तो ये कि पहली इंडियन इन्वेंटेड ड्रग है जो क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज तक पहुँचती हुई नजर आई है। ऑर्किड ने इस एंटीबायोटिक ड्रग की जो है वो खोज की है और इसका जो डेवलपमेंट और जो विकास करने वाली है उसका लाइसेंस एलेक्ट्रा को दिया गया है। एंटीबायोटिक मार्केट में जब भी कोई नई ड्रग आती है तो मार्केट भी एक्सपैंड होता है और ये कंपनीज के लिए और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। मार्केट साइज़ की बात करें तो इसकी मार्केट साइज़ करीबन 1500 से 1600 करोड़ के आसपास की है और कंपनी ने जो करार किया है उसकी वजह से ग्लोबल सेल्स का 6 से 8% कंपनी को रॉयल्टी मिलती हुई दिखेगी और इंडिया में पूरे लाइसेंस कंपनी के पास है। तो पहली इंडिया की ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग है जो क्लिनिकल ट्रायल पहुंचती हुई नजर आई है और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की तरफ से अब अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। तो नोवेल इन्वेंशन है कंपनी की तरफ से, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ऑर्किड फार्मा के लिए यहाँ पर और ऑफ कोर्स स्टॉक में भी हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है। टर्न अराउंड स्टोरी, इसको आइडेंटिफाई ज़रूर किया था बट जितनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये टर्न अराउंड हुआ है वो काफ़ी बड़ी चीज़ रही है और आज 20% का सर्किट भी ये काउंटर दिखा रहा है। नज़र रखते हैं इस पर और देखते हैं आगे कैसा एक्शन ये दिखाएगा बट आज बड़ी तेज़ी में है। जैन साहब ट्रैक करते हैं ऑर्किड फार्मा, टर्न अराउंड स्टोरी है और जब से एक्शन आया काफ़ी बड़ा मूव भी आ चुकी है। नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता जनरली, मुझे महंगा लगता था और पहले लॉस मेकिंग थी। हालांकि अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और कुछ दिनों से लोगों के रडार पे भी आया है बट समहाउ मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़ फ्लो की वजह से आज 20% बायर पैक भी है और बाकी सारे नंबर्स अभी भी इम्प्रूव होना बाकी है, सो लेट्स सी, बट ओवरऑल नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन द स्टॉक। ओहो, हु इज द बेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू यू? है जैन साहब जो ट्रैक करते हो रेगुलरली, तो पहले इसके बाद की भी है, पहली बार आज बात कर रहा हूँ। जैन साहब का फॉर्मूला सिंपल है, जिसको सब ट्रैक करते हैं उसको मैं ट्रैक नहीं करता, जिसको मैं ट्रैक करता हूँ उसे कोई ट्रैक नहीं करता है। क्यों जैन साहब? अब नहीं आनी चाहिए ऐसा, पहले तो ऐसे ही था, बिल्कुल पहले ऐसा ही था, अभी भी है। रोज कोशिश करते हैं कि नई कुछ होए बट अब धीरे धीरे मार्केट इतना चल गया, सारे स्टॉक सामने आ गए सारे। अब जैन साहब के लिए वो छुपे रुस्तम रहे नहीं। अब जैन साहब के छुपे रुस्तम वहीं से निकलते जो एसएमई में कभी लिस्ट हुए हैं, फिर धीरे धीरे मतलब एसएमई से ग्रेजुएट होकर अब वो मेन बोर्ड पे आ रहे हैं, जो कम जाने पहचाने होते हैं, वहीं पर जैन साहब अब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आज जैन साहब ने सुबह बोला भी था, कौन सा स्टॉक दिया था सुबह जैन साहब ने? आज एक्सटेल जो तीसरी बार दिया था। जैन साहब तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार दिया था? तीसरी बार सर, तीसरी बार। तो अभी जैन साहब से हमारी रिक्वेस्ट ये कि जो भी स्टॉक 3 बार से ज्यादा दिया हो उसी के बारे में बताएं। 3 बार से कम वाले तो अब आजकल मिलने ही मुश्किल हो गए, क्योंकि नया स्टॉक तो मिलते ही कहाँ से है, अननोन, ऐसा अनपॉपुलर ब्रांड। तो 5 बार, 3, 6 बार, 7 बार वाले भी अब होने लगे हैं स्टॉक जैन साहब के जेम्स में, लेकिन बढ़िया है। चलो ऑर्किड फार्मा, ये कौन? चोपड़ा साहब कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सर। ये कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी अनिल, आपको याद होगा कि ये धानुका ग्रुप ने, धानुका एग्रीटेक जो कंपनी है, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म किया धानुका लैबोरेटरीज, उन्होंने टेक ओवर किया था। तो ये कंपनी वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चली गई। इनके पास बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। तो अब मुझे लगता है कंपनी निश्चित रूप से टर्न अराउंड स्टोरी है। अगर आप इसका पिछले 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अमेजिंग टर्न अराउंड है। और जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चली जाती है कोई भी सिक कंपनी तो निश्चित रूप से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करती है। मगर ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक एंटीबायोटिक पे 20% सर्किट क्यों लगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नया लेके आए हैं। इंडिया के पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास प्रोडक्ट पेटेंट हो, सारी कंपनीज के पास प्रोसेस पेटेंट्स हैं। तो एनीवे अच्छी खबर है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि ये कंपनी अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, अच्छी मैनेजमेंट के पास है। और धानुका एग्रीटेक हम जानते ही हैं काफ़ी
अच्छा काम करती रही है पिछले कई दशकों से, तो प्रमोटर की चेंज होने की वजह से टर्न अराउंड है। ओके, तो टर्न अराउंड स्टोरी है और बढ़िया परफॉर्मेंस भी आपको ये दिखा रही है ऑर्किड फार्मा। हाँ, भागा इसलिए, बिल्कुल सही बात है। एनसीएलटी से चेंज होकर ये कंपनी आई है, प्रमोटर बदले हैं। बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी आपके लिए है तैयार। जी बंसल जी, फरमाएं। देखिए अनिल जी, इफ यू रिमेंबर 710 711 के अराउंड, अनिल जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बताया था पूरा इस एंटीबायोटिक के बारे में, ये यूटीआई वाली मेडिसिन, और ये भी अनिल जी बताया था। फिर आपने तो अनिल जी शायद इग्नोर करा या मिस करा अनिल जी। उसके बाद मैंने और कुणाल जी ने 710 715 रुपए के अराउंड 10 की कमाई पे भी स्टॉक को दिया था, और ये चीज अनिल जी हाईलाइट करी थी। और एक चीज विजय जी को हाईलाइट करना चाहूंगा, वो कह रहे हैं ना एंटीबायोटिक पे क्यों भागा है, क्योंकि ये जो यूटीआई की जो विजय जी एंटीबायोटिक है ना, ये काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है इस मेडिसिन का। और ऑर्किड फार्मा जो है ना, इंडिया जैसी मतलब कि गरीब कंट्रीज के लिए ये दवाई बनाएगी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मतलब कि यूटीआई से काफी दिक्कत होती है उनको गोइंग एट, और ये दवाई यूटीआई में काम आती है अनिल जी। ओके, तो अगर आपने मुझे कोई ऐसा व्हाट्सएप भेजा दवा के नाम पे, तो आई एम सर्टेनली आई एक्सेप्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई इग्नोर्ड। मैं दवा वाला, मैं सीरियसली मंजिल जी, उसके अलावा कुछ भी भेजो आप मैसेज, दवा वाला मतलब बहुत मुश्किल काम है। आई जस्ट इग्नोर एक्चुअली। वो आपने सही पकड़ा एकदम। क्या क्या भेजा था? मैं ढूंढ भी रहा हूँ, मुझे मिला नहीं अभी तक। अनिल जी, ये जो यूटीआई की मेडिसिन हैं जो आज की डेट में इंपोर्टेड आती हैं, बाहर से आती है, 7 से 8 लाख रुपए एक वीक की ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग है। हाँ। तो इट्स अ गेम चेंजर है। और साथ में वो हमारे सिटी साहब आते हैं ना, वो बार बार वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं, उनका भी इसके अंदर स्टेक है, और एक दो दूसरे बड़े नामों का भी स्टेक है। तो सब चीजें अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने टाइमली हाईलाइट करी थी इसमें 712 715 के अराउंड। कुणाल जी भूल जाते हैं वो, उनका मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, कुणाल जी बोलेंगे, ही इज लीविंग एवरीथिंग ऑन मी। कुणाल जी तो कब से तैयार है, वो ये कह रहे बंसल जी चुप हो तो बोलूं, चुप हो तो बोलूं, चुप हो तो बोलूं। जी कुणाल जी हमने चुप कराया, अब बोलिए। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। अनिल जी, ये विभाग जो है अनिल जी, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है। एक आदमी अनिल जी कितना काम करेगा, तो कुछ विभाग, कुछ सेक्टर उन्हें दिए हुए, कुछ सेक्टर मेरे पास है। तो फार्मा का तो पूरा एकाधिकार उनके पास है, 100%। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए फार्मा कंपनी पर आया। लेकिन इस बीच ब्लू स्टार कमाई करेंगे। वाओ, व्हाट अ नंबर। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एक बार जल्दी से रिजल्ट्स पढ़ दिए जाए जरा। दीप नंबर्स आ गए हैं। 100 करोड़ का मुनाफा है अनिल। वाओ, बहुत ही बढ़िया मुनाफे का आंकड़ा है। रेवेन्यू भी देखिए यहाँ पर 2240 करोड़ की आई है, 1800 करोड़ से बढ़कर 2240 करोड़ की आय आपको आती दिख रही है। तो बहुत ही मजबूत आंकड़ा है वहाँ पर। और 58 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा आपका 100 करोड़ पर आते हुए दिख रहा है। तो कुशल ने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, कल हाईलाइट भी किया था। बढ़िया नंबर्स आए सर। आय उम्मीद से ज्यादा, मुनाफा उम्मीद से ज्यादा, कामकाजी मुनाफा उम्मीद से ज्यादा, तीनों फ्रंट पर उम्मीद से बहुत 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 बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। नाक में हमने बताया भी था कि नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। ये बढ़िया स्टॉक है जिसके रिजल्ट दमदार आने वाले हैं। कुशल तैयार भी है बताने के लिए। कुशल, कैसे हैं रिजल्ट्स का जल्दी से विश्लेषण बता दीजिए एक बार। बिल्कुल सभी फ्रंट पर, जैसा कि सर आपने कहा कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे। 2140 करोड़ का हमारा अनुमान था यहाँ पर आय का, उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर आए हैं। साथ ही कंपनी का 155 करोड़ का अभी कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। हमारा अनुमान 145 करोड़ का था। तो मार्जिन के लिहाज से भी रिलेटिवली बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस है। 6.8% की एक्सपेक्टेशन थी, 6.9% कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही मुनाफा, दीप ने भी अभी मेंशन किया कि 100 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। 88 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो हर एक पैरामीटर पर एक क्लियर बीट दिख रहा है ब्लू स्टार के नंबर्स में। तगड़े नंबर्स, बहुत ही जानदार, शानदार, बढ़िया नंबर्स हैं और ये बीट आपको नजर आएगा। जरा एक बार सुदीप शाह साहब हैं। सुदीप जी, ये ऐसे भागते हुए स्टॉक का चार्ट आप देख लेते हो सर? जी सर, जी बताओ देख लेते सर। जी बताइए। अनिल जी, यदि हम ब्लू स्टार का जो चार्ट देखते हैं, एक चीज इसमें बहुत ही हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब अगस्त 2023 में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में था, इनफैक्ट फरवरी से लेके अगस्त के बीच में 700 से लेके 850 के बीच में, वहां से जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया और हर बार कंसोलिडेट करता है और फिर एक नई रैली का स्टार्ट करता है। और यदि हम पिछले 10-15 दिन
का अगर ट्रेडिंग पैटर्न भी देखें तो स्टॉक 1040 से लेके 1090 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे नतीजों के बल पे अब स्टॉक फिर से एक बार ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी और स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए अच्छे नतीजे भी हो। तो डेली, वीकली, मंथली चार्ट अगर टेक्निकली देखें तो सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक को लिया जा सकता है एज एन आउट परफॉर्मर। गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा ये आउट परफॉर्म कर रहा है अपने आप को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1070 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली 1200-1250 का टारगेट इस पे आ सकता है। और ये पिछले 2 दिन का जो एक हाई है जो मेरे ख्याल से 1120 का है, ये उसको निकाल देगा तो एक बड़ा अपमूव यहाँ पे आ सकता है। तो ओवरऑल 1070 के स्टॉप लॉस के साथ किसी के पास है तो बने रह सकते हैं, या फिर फ्रेश भी खरीदे तो 1070 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। ये है आपके लिए राय इस पर ब्लू स्टार पर आती है। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं तो आपकी अनिल जी वो अनलिमिटेड मेमोरी में एक चीज ऐड करा रहा हूँ। सितंबर 2023 में 730-40 रुपए का भाव था अनिल जी, तब आपने ब्लू स्टार पे बात हो रही थी, आपने बोला था मेरे घर पे भी ब्लू स्टार के एसी लगे हुए हैं। उस दिन से अनिल जी रुका ही नहीं, तो दाम 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। दाम के 10-20 रुपए के लिए ट्रोल ना करें, बट इन्हीं रेटों के आसपास सितंबर में 730-740 के अराउंड अनिल जी आपने बोला था। और एक बार पहले भी मैंने इससे हाईलाइट करा था, जब से आपने बताया ब्लू स्टार के एसी लगे हुए हैं, ये नॉन स्टॉप भागता ही जा रहा है। बिल्कुल। तो ये राय आपके लिए ब्लू स्टार पर आती हुई दिख रही है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है, तो अनिल जी मैं याद दिला दूं कि इसको भी अनिल जी मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया है, और स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमारी रिकमेंडेशन के बाद आई है। तो अनिल जी क्रेडिट दे दीजिए अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ओके, ये आपके लिए ब्लू स्टार भागते हुए स्टॉक का चार्ट अनिल जी। ये आइडिया क्या है भागते क्या है? अरे वो क्या होता है, देखो एक तो नदी में पानी बह रहा है, हाँ। तो अपने आप वेव्स आती है। एक कोई ऐसा पॉन्ड वाइट टाइप का है जिसके अंदर आप पत्थर डालते तो वेव निकलती है वैसे। तो ये ऐसे भागते हुए स्टॉक का चार्ट जैसे हमारे कुणाल जी, सुदीप शाह साहब, ये सारे लोग एक्सपर्ट देखे। एक क्या है, शांत बंद हुआ चार्ट जो 3:30 बजे के बाद उज्जैन साहब जैसे लोग देखते हैं, चोपड़ा साहब जैसे लोग देखते हैं। चोपड़ा साहब भी देखते हैं चार्ट जैसा नहीं, चोपड़ा साहब को सब ज्ञान है पूरा, जैन साहब को सब ज्ञान है, बोलते नहीं है, चुपचाप देख लेते हैं, देखते सब है चार्ट्स। लेकिन ये शाम को आराम से 3:30 के बाद देखते हैं। जैन साहब बराबर है ना? हम लोग तो आज भी स्ट्रेटेजी देने की मन थी कि ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटेजी देने की मन थी कि एचडीएफसी की पुट सेलिंग करे, सुबह देने का मन था आज मॉर्निंग शो में, हम लोग भी दे देते हैं। तो ऑप्शन, फंडामेंटल, टेक्निकल ऑप्शन, सारी चीजें देखनी पड़ती है मार्केट में, डेटा भी देखना पड़ता, सारी चीजें। बंद बाजार के चार्ट देखने वाले ये एक्सपर्ट है, चालू बाजार के चार्ट देखने वाले ये वाले एक्सपर्ट, जिनको मैंने कहा भागते हुए चार्ट। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हमारे जैन साहब तो अनिल जी हरफन मौला है, अनिल जी सारे काम करते हैं, लेकिन मजे की बात अनिल जी कुछ ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जो वॉरेन बफेट का नाम लेते हैं अनिल जी, उनका दम भरते हैं, वो भी अनिल जी क्लोजेड चार्टिस्ट हैं। छुपे रुस्तम है अनिल जी, छुप का चार्ट वो भी देखते हैं। तो अनिल जी चार्ट से कोई भी बचा हुआ नहीं है, सब लोग चार्ट देख रहे हैं। अरे वाह, ये तो राज की बात। कौन है? अब तो मेरा जानने में बहुत इंटरेस्ट है। बजट के दिन पूछूंगा जरूर कुणाल जी से जब मैं। सुनील जी याद रखिएगा, आपने को पूछना है ऐसा कौन है वॉरेन बफेट के खास भक्त जो छुप के चार्ट्स देखते हैं, आपने जानना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक काम पेंडिंग है, मैंने कहा लगे हाथ सुमित जी के जिम्मे दे दें कोई, ताकि अपने भूल भी जाए तो सुमित जी याद रखेंगे। बिल्कुल। आइए 3:20 की स्टडी, 3:20 की स्टार्ट जी, आइए लेते हैं अनिल जी से। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 15 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है सर, कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है। यूरोप के बाजार अच्छे एक्शन में है, कच्चा तेल ठीक ठाक है, रुपया आपका ठीक ठाक है, बाकी ग्लोबल संकेत भी ठीक है। आज से फेड की बैठक भी शुरू हो रही है, बताएं क्या करके जाएं सर। दीप, मेरे ख्याल से कुछ नई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 21,500 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करा तो उतना ख़राब नहीं, 21,450 के नीचे बंद होता तो ज़्यादा ख़राब होता। लेकिन वही वाली बात है कि आपको इस तरह के मार्केट में न तेज़ी में कॉन्फिडेंस रहेगा, न मंदी में। न आप ये कह सकते कल गैप से ऊपर खुलेंगे, नहीं ये कह सकते नीचे खुलेंगे। तो बेहतर है कि इंट्राडे ट्रेड पर रहें, जो है पोजीशन उसे होल्ड करें। लॉन्ग पोजीशन है तो 21,400 या 21,350 का पुट ले लें, शॉर्ट है तो 21,750 या 21,800 का कॉल ले लें। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी 45,380 के आसपास बंद हो रहा है, ज़्यादा ख़राब बंद नहीं हो रहा। 45,650 का
कॉल खरीद लें अगर आप शॉर्ट हैं तो, 45,000 का पुट खरीद लें अगर आप लॉन्ग हैं तो। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय आज नहीं है। नहीं है ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं है। कल आके नया दिन है, कल आए कल की कल देखा जाएगा। ओके सर, कल की कल देखी जाएगी। ये है आपके लिए अनिल जी की राय इस समय फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। कैश का ऑप्शन जुड़ चुके हैं हमारे साथ जय ठक्कर। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है? डेज लो पर है बाजार इस समय। जी बिल्कुल दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, निफ्टी में काफी अच्छी सेलिंग देखने मिली है एंड बैंक निफ्टी हाउएवर थोड़ा बहुत साइडवेज है आज के मार्केट में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी की एक रेंज बनी हुई है 45,200 से लेकर 45,500 की, और एकदम बीचों बीच है। अगर आप देखें तो 300 पॉइंट की जो रेंज है उसके बीच में है, 45,350 के आसपास। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सेलिंग हमें मार्केट में देखने मिली है ये निफ्टी में फर्दर कंफर्म होगी बिलो 21,400। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ऊपर का लेवल आपको बाउंस देखने मिल सकता है, एंड इसी के कारण मैं बैंक निफ्टी का 45,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। ये आपको मिलेगा अभी 162 रुपए में, 162 में मिलेगा 45,500 का कॉल ऑप्शन। दी, ये कल ही की एक्सपायरी का है, 31 जैन की, जस्ट बिफोर दी बजट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल 45,600 तक के लेवल्स, 650 तक के लेवल्स इनिशियली अगर टेस्ट हो जाते हैं फर्स्ट हाफ में, तो इसकी वैल्यू ऊपर में हो सकती है 275 रुपए से लेकर सेकंड टारगेट इसका बनेगा 330 का, 275, 330, ये दो टारगेट्स के लिए आपको 162 पर इसको खरीदना है। एंड ऑन द लोअर साइड दीप, इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 6। ओके, तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन करना, स्टॉप लॉस बताएं जय। 162 में खरीद कर 56 का स्टॉप लॉस लगाना है। कितना? 56? ओनली 56? हेलो, अब तक 56? कितना? अरे अब तक 156 या अब तक 56? कितना? ओके ओके, ऑडियो चला गया। ओके, 56 सुनाई दिया, बट आई डोंट नो, कंफर्म नहीं कर सकते। अच्छा, एक बार चलो आप है ना सारे वापस बोल दो, टारगेट स्टॉप लॉस से। हाँ जी जय। का स्टॉप लॉस रहेगा 275, 330, ये तो टारगेट रहेंगे, 162 पे खरीदना होगा। 330 के टारगेट, 56 का स्टॉप लॉस। जय का गला खराब हो चुका है, माइक ठीक है, ये मान के चले। लेकिन मुझे याद नहीं था कि पिछली बार बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन किसका और कब आया था। मेरे ख्याल से इस महीने भर जब से जय छुट्टी पे है तब से तो मुझे लगता नहीं कि इसने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का फिर भी कभी कभार आया होगा, बैंक निफ्टी का तो कभी भी नहीं आया। महीने भर बाद ही आया लगता, पूरी जनवरी में मेरे को लगता है यही आ रहा है। अब शुरुआत के थोड़े दिन छोड़ दे, बाद से बैंक निफ्टी की तो ऐसी बैंड बजी हुई है कि पूछे मत, कॉल ऑप्शन आने का नाम ही नहीं लेता दिख रहा है जी। ओके, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। चलिए, कल नया दिन है, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन आएगा, बजट से एक दिन पहले देखेंगे क्या होगा। आज अच्छी शुरुआत के बाद थोड़े नर्म हुए हैं, कल की जितनी गेंद थी उसका आधा निफ्टी ने गिव अप कर दिया। बैंक निफ्टी पर उतना इंपैक्ट नहीं आया, बट हाँ 125 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर आपने ज्यादा प्रेशर देखा है, और प्रेशर आया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से, दोनों में अर्निंग्स के बाद काफी तगड़ी बिकवाली हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 7% ऊपर था, टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी की रैली में। आज टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी की गिरावट में भी 3.25% नीचे आया है। आईटीसी नतीजों के बाद इसका भी रिएक्शन था, एलएनटी नतीजों से पहले ये भी कमजोर है। तो कुछ दिग्गज शेयर्स हैं जहां पर आपको अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन मिला है और कमजोरी आ रही है। एचडीएफसी बैंक का भी योगदान आज की गिरावट में दिखा था। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है। टाटा मोटर्स यहां पर जबरदस्त एक्शन है, लाइफ हाई पर है और इसका मार्केट कैप मारुति के बेहद करीब आ गया, अच्छा कंपटीशन दे रहा है। दीप 700 हुआ तब भी हमने ये बोला कि बेचे मत, 800 हुआ तब भी ये बोला बेचे मत, अब 900 में भी यही बोल रहा हूँ बेचे मत। 885 का आज का है ये। अब लोगों को लगता है एक साल में डबल हो गया निफ्टी का स्टॉक है, ऐसा नहीं है भाई, रखो, होल्ड करो। अब तो मारुति के बराबर पहुंच रहा है। अगर आपको इंडिया में कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी चाहिए तो ये है, पैसेंजर व्हीकल वाली चाहिए तो ये है, छोटी मोटी गाड़ियों वाली चाहिए तो ये है, लग्जरी गाड़ी वाली चाहिए तो ये है, नॉर्मल डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों की चाहिए तो ये है, ईवी वाली चाहिए तो ये है, हिंदुस्तान चाहिए तो ये है, विदेश चाहिए तो ये है, विदेश की चाहिए तो ये है। अब और क्या टाटा मोटर क्या करे, मतलब क्या कुछ हीरो मोती तोड़ के दे आपको? जीएलआर भी इनके पास है, यहाँ की गाड़ियाँ, सब कुछ तो है टाटा मोटर में। बिल्कुल, मतलब वो तो ये टाटा मोटर एक कंपनी नहीं है, ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर है, एब्सोल्युटली। एक स्टॉक में पूरा सेक्टर आपको मिल रहा है। अब ये नहीं लोगे तो क्या लोगे, जो लिया उसमें बेचने की जल्दबाजी मत करो, मत करो।
₹250 से हम लगातार बोल रहे हैं रखो 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 रखो, और आप देखो आज 850 हो गया, अभी भी रखो, अभी भी रखो। अगर देखो ईवी ये सब जो स्टोरी ठीक ठाक निकली ना दीप, तो 5 साल में इनको 3,500 2,000 क्या भाव होना है वो देखने वाली बात। और मैं तो बोलता हूँ अगर 3 साल में डबल भी हो तो क्या बुरा है टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक में। तो स्पीड अलग है आजकल, तो मार्केट की वो अलग बात। तो बिल्कुल होल्ड करें, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचे ना। विदा लेने का वक्त है। फाइनल क्लोजिंग 21,522, 215 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 801 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 74 अंकों का नुकसान रहा बैंक निफ्टी में 45,367 के आसपास। मिड कैप इंडेक्स 187 अंक नीचे रहा बंद, और स्मॉल कैप इंडेक्स 35 अंक ऊपर बंद रहा। ये है आज की फाइनल क्लोजिंग। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जैन साहब, धन्यवाद चोपड़ा साहब, हिमांशु गुप्ता साहब, सुदीप शाह साहब और जय ठक्कर का भी आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।